Okay, namaskaram and welcome to the salaries. Next concept. I guess अब तक सैलरी चैप्टर जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं कुछ खाली आपने लॉ पढ़ा कि सैलरी चैप्टर में फैन चालू करना है। सैलरी चैप्टर में आप लोगों को खाली हमने लेवी पढ़ाई और कुछ कुछ बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंसेंटिव कमीशन, वो सब पढ़ाया। जो मेन चीज है सैलरी में वो तीन मेन है, 3 मेन थिंग्स, ठीक है ना। वन ऑफ दैट इज अलाउंस। अलाउंस से उससे थोड़ा जाओगे ऊपर तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और रिटायरमेंट बेनिफिट के भी ऊपर जाओगे अगर कुछ तो परक्यूजिट है। परक्यूजिट में मतलब आपकी आत्मा जाग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अलाउंसेस तो ठीक ही है। तो अलाउंसेस में आपको खाली अभी मैं जो पढ़ाऊंगा, सबसे पहले राउंड में जो पढ़ा रहा हूं अलाउंसेस, वो ऑप्शनल रिजिम के पढ़ा रहा हूं या ओल्ड रिजिम के पढ़ा रहा हूं। ये समझ में आ रहा है आपको? एक बार ओल्ड रिजिम के पढ़ा के हो जाएंगे सारे तो मैं बोलूंगा न्यू रिजिम में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। न्यू रिजिम में आपको 3 ही अलाउंसेस मिलते हैं, वो बाद में बात करते हैं, लेकिन आपको अलाउंसेस पढ़ने हैं ओल्ड रिजिम के एंगल से। और आप देख सकते हो कि ओल्ड रिजिम में टैक्स का प्लानिंग पॉसिबल है। अलाउंसेस एक कॉन्सेप्ट जिस डिपार्टमेंट ने निकाला, ये जो आइडिया निकाला, वो आइडिया निकालने वाला डिपार्टमेंट ही एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। एचआर वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, आप हमेशा उनसे बच के रहना। वेरी स्मार्ट पीपल दे आर, ठीक है ना। तो एचआर वाले किसके साइड से होते हैं? एचआर वालों को साइट लेनी होती कभी ना कभी। तो देर इज दिस एचआर पर्सन इज देयर, ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम एचआरडी भी बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और देर इज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देर आर एम्प्लॉयज। आपको क्या लगता है एचआर डिपार्टमेंट कौन से साइड से काम करता है? नहीं, एचआर डिपार्टमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साइड से काम करता है, हमेशा। लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साइड से काम करता है, वो हमेशा ऐसे दिखाएगा कि वो एम्प्लॉय के साइड से काम करता है। दे विल ऑलवेज गिव कंफर्ट टू द एम्प्लॉयज, ठीक है ना। बोलेगा तुम लोगों के लिए जान दे सकते हो लेकिन इंक्रीमेंट नहीं। समझ रहे हैं आपको? क्योंकि ये लोग हमेशा डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट जहां पे लोग जाके मांगते हैं हमेशा कुछ ना कुछ, ठीक है। झगड़ा अगर करना है तो आप एचआर डिपार्टमेंट से करते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, आपका कुछ सिस्टम नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, आपके ड्रॉवर में से नट बोल्ट गिर गया है, आप एचआर डिपार्टमेंट के पास जाते हो। और एचआर डिपार्टमेंट हमेशा आपको प्रॉमिस करता है यस वी विल डू इट, यस वी विल डू इट, यस। उनके हाथ में कुछ नहीं होता। दे हैव टू गेट इट डन फ्रॉम सम अदर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अदर डिपार्टमेंट अपने धुन में रहता है। But they have to keep promising and keep these people together. That's one of the important aspect of HR department. They are psychologically very strong. बहुत strong होते हैं वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, वो बेटे बेटे आंखों में आंसू भी ला सकते हैं, ठीक है ना। They are very strong and emotionally, psychologically, कभी कभी financially इन लोगों को साथ में रखना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। तो देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है इनका। सबसे यूजलेस डिपार्टमेंट भी इन्हीं को ही बोला जाता है कि एचआर वाले साल भर में करते ही क्या है? दिवाली में रंगोली, दशहरा में 1-2 फंक्शन, और लड़कियों का अगर कुछ फंक्शन होता है तो क्या होता है? हल्दी कुंकू, हाँ, ठीक है ना। ये भी बोला जाता है नहीं, क्योंकि सेल्स वालों को लगता है सेल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन वालों को लगता है कि प्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस वालों को लगता है फाइनेंस मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग वालों को लगता है, ब्रांडिंग वालों को लगता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सबको लगता है कि हम जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको ये लगता है कि ये लोग जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भूल जाते हैं, जैसे अभी इस पूरे क्लासरूम में ये कैमरा है, लैपटॉप है, वैक्यूम है, फैन है, प्रोजेक्टर है, हाँ, ये सारी ट्यूबलाइट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट एसेट है। इन सबको लगता है कि हम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबको चालू किसने रखा है? किसने रखा है? हाँ, नहीं, किसने रखा है? ये क्या है? ये सब कुछ एक कॉमन चीज के ऊपर चल रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी, वो एचआर डिपार्टमेंट है। सबको लगता है कि वो है और दिखता भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है ना, ठीक है ना, फील करना पड़ता है आपको। हाँ, तो दिस इज लाइक ए एचआर डिपार्टमेंट। वो होते हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में उनका एक अस्तित्व है, बिना उनके नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली फ्रंट लाइन पे नहीं है, इसलिए उनकी कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं करता। और थोड़े शातिर भी होते हैं, इसलिए लोग उनसे थोड़ी नफरत भी करते हैं। शातिर होते हैं ना, शातिर लोगों से आप प्यार नहीं करते, ठीक है ना। आपसे अगर कोई ओवर स्मार्ट निकल गया, यू विल नॉट लव हिम, यू विल ऑलवेज हेट हिम, बिकॉज ही विल ऑलवेज आउटस्मार्ट यू। आपको हमेशा उससे हारना है। आपको प्यार किससे होता है? जिससे आप जीतते हो, ठीक है ना। आपको पता है कि आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो, यू हैव द डोमिनेंस। लेकिन जैसे आपको ये पता चल जाता है ना ना ना, आई डोंट हैव डोमिनेंस ओवर दिस पीपल, और इनका एडवांटेज क्या है, इनको घंटा फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको वो सारी चीजें पता होती है। अलग ही लेवल के रहता है वो लोग का गेम, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं। एक दो गेम मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सीखे, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, आप लोगों को पता है ना, मिलिट्री में। तो हमारे ऑफिस में पहले से ही डिसाइड होता था कि किसको निकालना है और किसको रखना है कंपनी में, पहले ही डिसाइडेड रहता था, ठीक है ना। अब डिसाइडेड है किसको रखना है और किसको निकालना है। हमारे हिट लिस्ट पे रहते थे लोग, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं ओल्डेस्ट एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे भी ये चीजें थोड़ी बहुत पता होती थी, कुछ कुछ तो शायद मुझे भी नहीं पता होगा। लेकिन एचआर डिपार्टमेंट और सर और मैनेजमेंट जो बातें करते थे, थोड़ी बहुत चीजें मेरे पास ज्यादा आती थी एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। अब मान लेते हैं सागर जैसा कोई एक एम्प्लॉय है जो हिट लिस्ट पे है। अब इस दो चीजें हमारी हो सकती है इसमें, ठीक है ना। अब क्या, या तो उसे हमें कंटिन्यू करना है या तो हमें उसे रिमूव करना है। दो ही बातें हो सकती है ना, हिट लिस्ट पे हो तो या तो यू आर असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू विथ यू एट एनी कॉस्ट, या तो यू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फायर यू, ठीक है ना। लेकिन फायर करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मार्केट में खराब होता है। डिसगारंटेड एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉय 4 लोगों को जाके गलत चीजें बताता है, जबकि गलत कुछ हुआ ही नहीं रहता है, लेकिन फिर जाके बताना तो चाहिए ना, ब्लेम तो किसी के ऊपर डालना होता है। तो जो छोड़ के जाते हैं वो हमेशा बुरा ही बोलते हैं, और जो रहते हैं वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, ऐसा कुछ तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये बंदा क्या करेगा, इसके साथ कुछ पंगे चालू है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एचआर को बीच बीच में मैसेज करेगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल टेक द हॉलीडे टुडे। हमें पता है ये क्या करने गया है, बताओ क्या करने गया है। अरे सडनली वर्किंग डे पे ही इज नॉट फीलिंग वेल, तो ये क्या करने गया है? दूसरी जगहों पे इंटरव्यू। इसको लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट को नहीं पता, एचआर डिपार्टमेंट ओके बोलता है। आपको पता है जो जॉब पोर्टल की आप बात करते हो naukri.com वगैरह के ऊपर, उसमें एक फीचर और एक रहता है कि अगर आप एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड करते हो और अगर कोई भी एम्प्लॉय रिज्यूमे अपलोड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट ऑर्गेनाइजेशन डाल के, क्योंकि आपको लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम भरना पड़ता है, तो इस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन मेल आता है कि आपके एम्प्लॉय ने naukri.com पे रिज्यूमे अपलोड किया हुआ है। इसको लगता है कि हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग को बैकएंड से पता चल चुका है कि आप रिज्यूमे अपलोड। अब हमको पता है ना आप क्या, बिकॉज साइकोलॉजी उनकी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत क्लियर है, उन्होंने ऐसे हजारों लोगों को डील किया हुआ है, इसी में ही वो एक्सपर्ट है। तो जो ना, जैसे माँ को पता होता है ना कि बेटा क्या क्या एक्टिंग कर सकता है, वैसे एचआर डिपार्टमेंट को पता हो सकता है एम्प्लॉय क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिंग करता है, अभी बहुत एक्टिंग करता है, बहुत नाटक करता है, सबको पता होता है, सब इसके मजे भी लेते रहते हैं। इसको ऐसा लग रहा है ये वो बिल्ली है जो आंख बंद करके दूध पी रही है, और इसको लगता है कि किसी को नहीं पता कि मैं दूध पीता हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि दूध कहां पी रहा है, लेकिन उसने आंखें बंद की है ना। तो जिसकी आंखें बंद होती है उसको तो लगता है ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब मैं किसी को नहीं दिख रहा। तो ये ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं कुछ। अब इसको या तो रखना है या तो निकालना है। तो एचआर कुछ नहीं बोलता, और एचआर फिर मैनेजमेंट को जाके बताता है कि सुनिए ऐसा ऐसा है, एक रिज्यूमे अपलोड हुआ है। अब 2 तरीके की चीजें होंगी इसके साथ। अब जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इसको कोई एक प्रोजेक्ट देगी, ठीक है ना, कुछ एक काम देगी, प्रोजेक्ट बोल दो, वर्क बोल दो, जो थोड़ा टेक्निकल होगा, प्रोजेक्ट देगी, एक डेडलाइन देगी, और उस डेडलाइन के अंदर वो होना ही
चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है, ऐसे लोगों को कौन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देगा जो छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है या बहुत दिन से जो कचरे में पड़ा रहता है उसको फिर से जिंदा किया जाता है और बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करने के लिए अगर 10 दिन लगने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसको 15 दिन दिए जाते हैं। कितने दिन दिए जाते हैं? 15 डेज। लगने वाले कितने हैं? 10। अब ये क्या है, एम्प्लॉय ऐसे भी करते रहता है, 10-12 दिन में एक प्रोजेक्ट खत्म कर देता है। प्रोजेक्ट खत्म करता है तो एवरीबडी एक्नॉलेज हिम, एवरीबडी अप्रिशिएट कि बहुत बढ़िया, बहुत सही काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट देते हैं इनको, इंसेंटिवाइज करते हैं, मॉनिटरी इंसेंटिवाइज भी करते हैं। क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लिखवा के ले लेते हैं कि आप बोलो कि हमारे एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, और सडनली जो इसके माइंड में नेगेटिविटी चल रही थी ना, अपने आप को फिर वो क्या समझ, अरे यार सही तो चल रहा है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, अब मुझे प्रमोशन मिलेगा, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, अब मेरा सैलरी प्रमोशन। और होता भी है क्योंकि हमें उस एम्प्लॉय को रिटेन करना है। तो वी प्ले विद द इमोशंस। ये समझ में आ रहा है? अब दूसरी साइड, वही प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म होना है, उसको 3 दिन देते हैं, ठीक है ना, 3 दिन में खत्म होना चाहिए, और वो भी फ्राइडे को देते हैं। समझ रहा है? क्या खा लिया ऑर्गेनाइज, पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय है, जॉब ढूंढ रहा है, फ्राइडे पे प्रोजेक्ट दिया है, उसके मन में तो आता है आज ही दे देता हूं मैं रेजिग्नेशन, वीकेंड पे कौन देता है यार प्रोजेक्ट मुझे। लेकिन फिर बोलता है नहीं, मेरा वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा, मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। उसको भी तो रिलेशन बना के जाना है, उसको भी तो मार्केट में नाम, अच्छा एम्प्लॉय बन के जाना है ना। जाओगे तो अभी भी नाम खराब करके थोड़ी ना क्या जाओगे, क्योंकि अगली कंपनी रेफरल चेक के लिए फोन करती है पुरानी कंपनी में, ठीक है। तो माइंड में तो उसके है, तो उसको लगता है कि ये प्रोजेक्ट खत्म करता हूं और फिर छोड़ देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी जॉब तो ढूंढ ही रहा है वो। अब उसको प्रोजेक्ट मिला जिसमें 10 दिन लगने वाले, उसको दिए कितने? 3 दिन। मतलब मैनेजमेंट को पता है कि ये तो होने वाला नहीं है। अब ये फ्राइडे इवनिंग पे इसको प्रोजेक्ट मिलता है, ये सैटरडे संडे अपना खराब करता है, ऑफिस में बैठता है, रात को 12-12 1-1 बजे तक बैठता है, टीम को बिठाता है, भीख मांगता है सबसे, इसकी मदद उसकी मदद सब करके प्रोजेक्ट मंडे पे कंप्लीट नहीं होता। हो ही नहीं सकता था, हमें पहले से ही पता था। मंडे बॉस इसको आके चिल्लाता है, वार्निंग देता है, बिकॉज ऑफ यू क्लाइंट इज डिस्टर्ब, ठीक है, और लास्ट एक्सटेंशन देता है कि अभी तू कल मॉर्निंग तक तो दे ही दे, ठीक है। अब फिर से वो मंडे पूरा, अभी तक सोया नहीं वो 2 दिन से, ठीक है ना। और मंडे मॉर्निंग कैसे कैसे पूरा दिन पूरा रात करके ट्यूसडे मॉर्निंग आधा अधूरा प्रोजेक्ट जैसा भी है थूक लगा के वो कंप्लीट करके दे देगा। बहुत सारी मिस्टेक निकलेंगी कि नहीं? बहुत सारी मिस्टेक निकलेंगी। अब उसको जलील किया जाता है ऑफिस में, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट योर एक्सपीरियंस टॉट यू, दिस इज व्हाट योर एमबीए टॉट यू। हाँ, ये तेरा प्रेजेंटेशन स्किल है, ये तेरा मस्त में जलील किया जाता है। अब इसके मन में क्या चल रहा था बहुत दिन से, क्या करेगा वो आज? अभी बोलेगा वो ना, अभी ऑन द स्पॉट बोलेगा, मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, ना जॉब चाहिए, ना आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, ना ये फाइनल सैलरी चाहिए, रख लो आप अपना जॉब रख लो, मैं अपनी इज्जत रख लेता हूं। उसे लगता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकली उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया। और इसकी शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की। अब एम्प्लॉयर साइड के लोग होते, एचआर डिपार्टमेंट बोलते अरे वाह क्या आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। एम्प्लॉय साइड के लोग बोलते अरे यार ये तो यार महाभारत जैसा हो गया, शकुनी जैसे तुम बिहेव कर रहे हो। शुरू किसने किया था? इस कंपनी में रह के, इस कंपनी के रिसोर्सेस यूज करके आप रिज्यूमे अपलोड करते हो, आपको शर्म तो आनी चाहिए। आप अपनी कंपनी से झूठ बोलते हो, आपको अगर प्रॉब्लम है तो कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाओ, टॉक टू देम, सिट विद देम, बिकॉज एवरी कंपनी विल हैव सम इश्यूज। देयर इज नो कंपनी ऑन दिस प्लैनेट हु डजंट हैव एनी इशू। एप्पल ले लो, गूगल ले लो, बिग फोर ले लो, स्मॉल फोर ले लो, जो आपको लेना है ले लो। हर कंपनी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, और एम्प्लॉयज को हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो नॉट गुड, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हो कि हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है। अरे साले, तुझको जॉब पे रखा, पहले तो उसके लिए उनके पैर छूले रोज, तुझे कोई जॉब नहीं दे रहा था, अब तेरे को 4 चीजें आ गई, तू हमें रिज्यूमे अपलोड करके बता रहा है पोर्टल पे कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव जॉब है।
तो तेरे साथ तो गेम होना ही है ना। आप अगर खेलना चालू करोगे तो वो प्लेयर लोग हैं। तुम क्यों इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खेल के नेशनल लेवल चैंपियन के साथ खेलने जा रहे हो कुश्ती? इनको तो एमबीए स्कूल में ट्रेन किया गया है कि ये भेड़ बकरियों को साथ में कैसे रखना है। तो दे आर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट क्यूट होता है, क्यूट होते हैं। दैट इज अनदर साइकोलॉजी कि वो क्यूट ही क्यों लड़कियों को रखते हैं, और अगर बॉय भी होगा तभी भी वो क्या होता है, क्यूट होता है। हमारा छोड़ दो, हमारा सीआरओ को छोड़ दो, वो क्यूट नहीं है, वो क्यूटा है। तो हमारे सीआरओ को आप छोड़ दो, लेकिन मैं बाकी डिपार्टमेंट को बता रहा हूं कि दे आर यूजुअली क्यूट। क्योंकि जब इन लोगों का प्रमोशन नहीं होता, बोनस नहीं मिलता, इंक्रीमेंट नहीं मिलता, या उनकी डिमांड्स, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो झगड़ा करने मैनेजमेंट के पास नहीं जाते, उतनी हिम्मत नहीं होती उनमें। हाँ, समझ रहे हैं? जैसे छोटा बच्चा भी पता है पापा घर में है तो नाटक नहीं करेगा, माँ घर में है तो तांडव करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर वो हावी हो सकता है। वैसे ये एम्प्लॉय भी होते, बचपन से ही वैसे होते हो। उनको पता है कि किसके सामने मैं टन 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 करूंगा तो मुझे मिलेगा वो चीज, और अगर मैं गलत इंसान के सामने टन 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 करूंगा तो वो टन 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 करेगा, तो मजा नहीं आएगा। तो ये बड़े क्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि आप समझ रहे हो ना, यू कैन नॉट फाइट विथ क्यूट पीपल। तेरा इंक्रीमेंट खाली 2% हुआ है इस साल, 2%। इन्फ्लेशन 10% से है कंट्री में, तेरा सैलरी 2% से बढ़ा है, ठीक है ना। और तू इंक्रीमेंट लेटर लेके जाके अभी माँ बहन, मतलब तुम समझ रहे हो ना, जितनी तुमने वोकैबुलरी सीखी है गालियों की, सारी यूज करना चाहते हो तुम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और तुम जाते हो एकदम गुस्से से उनके पास, और सामने आपको एकदम सी क्यूट लड़की दिख जाती है। अभी तक तुम तो गुस्सा थे, तुम आग लगाने के लिए रेडी थे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। और सामने जो लड़की एकदम से, हाय हाउ मे आई हेल्प यू। अब तू गया था उसको तेरी रहने दे, तू भी क्या याद रखेगी, बैठ तू, हाउ मे आई हेल्प यू वाली। हाँ, तो अब गाली नहीं दे सकते क्यूट लोगों को। क्यूट लोगों का वो एक एडवांटेज होता है, एंड दे यूज दैट एडवांटेज। इट्स अ वेरी वेरी डीप साइकोलॉजी टू मैनेज ह्यूमंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल मैनेज करना उतना चैलेंजिंग नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी मैनेज करना उतना चैलेंजिंग नहीं है, यहां तक मैं बताता हूं पैसा मैनेज करना उतना चैलेंजिंग नहीं है, प्रोडक्ट मैनेज करना उतना चैलेंजिंग नहीं है, ग्रोथ मैनेज करना भी उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना चैलेंजिंग ह्यूमंस को मैनेज करना है। इफ यू मैनेज ह्यूमंस, यू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, and if you manage organization, growth is guaranteed। तो ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर और सक्सेस में अगर हिडन इंग्रेडिएंट अगर कुछ है तो दैट्स अ ह्यूमन, दैट्स अ टीम, दैट्स अ पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अ राइट माइंडेड पीपल एंड अ लाइक माइंडेड पीपल कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एनीथिंग, जीरो से। और इसलिए मैं भी हमेशा जब भी मीटिंग लेता हूं हमेशा बोलता हूं यूनिटी बना के रखो, एक कॉमन थॉट प्रोसेस पे रन करो, डू नॉट चैलेंज, डू नॉट फाइट विथ इंटर डिपार्टमेंट, मत करो। क्योंकि क्या होता है, हम सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अनलेस एंड अनटिल यू बिलीव इन द कॉमन ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट स्टे टुगेदर। ह्यूमंस है हम, हमें बचपन से या है जब से हमारे जीन्स क्रिएट हुए, हमारा डीएनए फॉर्म हुआ है, हमें हर एक को अल्फा बनाना सिखाया। बट यू कैन नॉट बी अल्फा एवरीवेयर, कहीं तो आपको बीटा बनना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो अल्फा, कोई ना कोई तो आपको लीड करेगा, एंड यू हैव टू गो विद द लीडर। यू चूज योर लीडर, दैट्स ओके, बट यू हैव टू हैव अ लीडर इन लाइफ। और तभी एक कॉमन मोमेंटम चालू होता है। और वो सब कुछ करने के लिए जो डिपार्टमेंट दिन रात मेहनत करता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। आपको क्या लगता है ऑफिस की पिकनिक लेके जाना जरूरी है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का भला होता है? आपको क्या लगता है ऑफिस में या जो ये पार्टीज वगैरह रखते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, अल्कोहल पार्टीज रखना सही है, एथिकल है? लेकिन पता है आपको, जब दारू की पार्टी रखते हो, दारू पीने के बाद जब इंसान के अंदर ज्वालामुखी जो रहता है वो निकाल देता है, निकालता है कि नहीं? हाँ, और निकाल, जब एक बार बोल दिया सब तो बोल दिया आप,
ठीक है ना। और जिसको बोल दिया उसको पहले से समझा के रखा जाता है कि अभी दारू पिएगा और नाटक करेगा, झेल लेना। पिकनिक पे जाते तो होता क्या है, ऑफिस में बैठ के यू ऑलवेज बिहेव लाइक अ बॉस, एम्प्लॉय, सीनियर, जूनियर, कलीग्स, क्लियर होता है। पिकनिक पे जाते तो सब मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते तो 6 महीने ऑर्गेनाइजेशन में खुशी खुशी निकल जाते हैं एक पिकनिक से। दैट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट दे डू, इट हैज टू बी डन, बिकॉज कीपिंग ह्यूमंस टुगेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and the most important thing in the organization. अगर ये लोग साथ में आ गए ना और इन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अगर रख के सामने फोकस रख के काम किया ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहां अरे प्लैनेट अर्थ से मून तक जाने का रास्ता वो लोग ने डिसाइड कर लिया कि जाएंगे और रिटर्न भी आएंगे, बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, अ लीडर वर्कड फॉर इट एंड दे अचीव्ड इट। इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर देम नाउ, पॉसिबल है। स्पेस में जाके रिटर्न आना पॉसिबल है, वहां तक पहुंच गए। क्या बात कर रहे हो कि आप छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, 1000-2000 करोड़ की कंपनी नहीं बना सकते अगर आप 100-150 लोग साथ में आ गए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम टुगेदर। और इस डिपार्टमेंट की जितनी इज्जत है उतनी ही उनका नाम खराब है। क्यों खराब है उसका एक रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको भला बुरा दोनों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अच्छा भी पता चले, कॉइन के दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, इसलिए दोनों बताया। हर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके सैलरी इंक्रीज करने की बात करता है, विच इज फेयर। बाबा ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा, आपको पता है कि यू आर परफॉर्मिंग गुड, आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीजें पॉजिटिव हो रही है, तो यू डिजर्व एन इंक्रीमेंट। और हर ऑर्गेनाइजेशन ने ये इसको इंक्रीमेंट ना दे करके बीच में एक डिपार्टमेंट रखा है, उस डिपार्टमेंट का ही नाम क्या है, HRD, कि ये लोग जो मांगेंगे उनको नहीं देना है, देना है लेकिन हम सोच समझ के देंगे, क्योंकि इसका इंक्रीमेंट करेंगे तो एक का इंक्रीमेंट करते तो 4 वो लोग नाराज हो जाते हैं। ये खुश हो जाता है, लेकिन ये खुश होता है तो उसके खुद के कलीग, उसके बाजू में जो बैठता है, उसके डब्बे में जो खाना खाता है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यार मेरे साथ ही तो कंपनी ज्वाइन किया था, उसका तो डबल हो गया, मेरा तो अभी क्या करें भाई, फिर सबका डबल कर दे क्या। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक को बेनिफिट देना भी होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्ट दैट बेनिफिट जस्ट टू कीप अदर्स हैप्पी। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हम प्रमोट किसी एक को करते हैं, बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये सब कॉमन, मतलब हमें सब देखना पड़ता है कि अभी सबको खुश रखना पड़ता है, क्या करेंगे, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अभी इस बंदे को सैलरी बढ़ा के चाहिए फॉर एनी रीजन, और इन्हें नहीं देना है। नहीं देने के 1-2 रीजन तो मैंने बता दिए क्या है। दूसरा रीजन, अगर हम इसकी सैलरी बढ़ा देंगे तो सैलरी से कनेक्टेड होता है PF, सैलरी से कनेक्टेड होता है ग्रेच्युटी, सैलरी से कनेक्टेड होता है पेंशन, मतलब सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो किससे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप सैलरी इंक्रीज कर दोगे तो ये सब भी इंक्रीज हो जाता है, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली। मतलब कॉस्ट ऑफ द कंपनी और बढ़ जाती है। मतलब सैलरी अगर आप 10% से बढ़ाते हो तो शायद कॉस्ट कंपनी की 15 से 18% से बढ़ जाती है, क्योंकि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाते हैं। तो हाउ डू वी इंक्रीज सैलरी विदाउट इंक्रीजिंग सैलरी। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्या बढ़ाना है हमें, सैलरी, बट क्या नहीं बढ़ाना चाहते हम, सैलरी। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया, इस डिपार्टमेंट ने सॉल्व किया बाय कॉलिंग समथिंग अलाउंसेस। क्या लाया उन्होंने। अब ये बंदा सैलरी बढ़ा के क्यों मांग रहा था, अलग अलग रीजन होते हैं। क्या क्या रीजन की वजह से सैलरी बढ़ा के मांग सकता है। रीजन नंबर 1, मैं दूर रहता हूं बाकी लोगों से, बाकी लोग इस शहर में रहते हैं, मैं इस शहर का नहीं हूं, मैं यहां से बहुत दूर रहता हूं और मुझे आने जाने के लिए खर्चा बाकी लोगों से कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये किसका प्रॉब्लम है, आप दूर रहते हो, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं सर थोड़ा सैलरी बढ़ा के दो, वो नहीं परवड़ता इतना दूर से ऑफिस में आने के लिए। सैलरी नहीं बढ़ा के दे सकते, सैलरी हमको ऐसी जो स्टैंडर्ड सैलरी हमें वही रखनी है। हाँ, लेकिन तुझे नाराज भी नहीं करेंगे, तो हम तुझे एक अलाउंस देंगे। गेस करो कौन सा अलाउंस, कौन सा अलाउंस, गलत है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। याद रखने का, अभी ये कौन सा अलाउंस है,
हाँ, ट्रैवलिंग अलग होता है, ठीक है ना। आप ये जो लोकल गाड़ियां चलती है ना यहाँ पे, उसको आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हो, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, ये लोकल जो रहती है, ठीक है। ट्रैवल वर्ड कब यूज करने का, दिल्ली आप क्या करते हो, ट्रैवल करते हो, मुंबई आप क्या करते हो, ट्रैवल, मतलब जब दूर जाते हो तो हम क्या करते हैं, आई एम ट्रैवलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बिकॉज जो दूर, यहाँ पे इनकम टैक्स में, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा आपको, इनकम टैक्स में दो अलग अलग अलाउंस है, एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक है ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रैवल अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है H2O O2H, H, ये वाला H2O नहीं, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा है, हाँ, हाउस टू ऑफिस और ऑफिस टू, ये रोज जाना आना है ना, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो मैंने सैलरी दी क्या बढ़ा के, नहीं, हमने क्या बढ़ाया इसका, ट्रांसपोर्ट बढ़ाया, ठीक है ना। ही इज हैप्पी, एम्प्लॉय इज हैप्पी, 1000 रुपए ज्यादा मिल रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, और बाकी लोग नाराज भी नहीं है। क्यों नहीं है, अरे वो तो उसी शहर के, उनको तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा ही नहीं करना पड़ता, तो हमने उसको सेटिस्फाई भी किया और बाकी लोगों को नाराज भी नहीं किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए, सैलरी नहीं बढ़ाया, लेकिन इसके अकाउंट में ज्यादा पैसे जा रहे हैं कि नहीं। ओके, आगे चलो, और क्या रीजन होता है, ये पैसे क्यों बढ़ा के मांग सकता है, सैलरी क्यों बढ़ा के मांग रहा है, अलग अलग रीजन बोलो। हाँ सर, मेरा खुद का घर नहीं है, बाकी लोगों का खुद का घर है, या माँ बाप का है, या हस्बैंड का है, मुझे सर ना रेंट पे रहना पड़ता है। हमने बोला हाँ यार रेंट पे रहना पड़ता है, तो क्या करेंगे, सैलरी, बोलता सैलरी बढ़ा, सैलरी नहीं बढ़ा सकते सर। हाउ डू यू इंक्रीज सैलरी विदाउट इंक्रीजिंग सैलरी, कौन सा अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, HRA दे देंगे। और बताओ आगे क्या मांग सकता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी बढ़ा के मांग रहा है। वो माँ, देखो बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, लेकिन अभी माँ को पता है कि उसको आइसक्रीम देना है, चॉकलेट देना है, कि कान के नीचे देना है, कि चपाती में शक्कर डाल के देना है, वो माँ को नहीं, क्योंकि आप, यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू एवरीवन। तो इनको भी और एम्प्लॉयज को भी आदत लगानी होती है हमें, कि देखो आप मांगो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज मिलेगी आपको, ना सुनने की भी आपके पास आदत होनी चाहिए। तो दे आर कमिंग टू यू फॉर एन इंक्रीमेंट, लेकिन आपको पता है कि आपको कितना देना है, क्या बजटिंग है, बताइए प्लीज। दूसरा, क्यों सैलरी बढ़ा के मांगते हैं लोग, रीजन बताओ, अलग अलग बहुत सारे रीजन है। अरे तुम लोग 2 ही कवर किए अभी, बोलो, खर्चे गेस करो ना, अरे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के, अरे तुम्हारे मतलब नॉर्मल। फैन बंद कर दूं, फैन का और अलाउंस का कोई लेना देना नहीं। हाँ बोलो, सैलरी बढ़ा के क्यों मांग सकता है कोई यार, हाँ तो बताना, अलग अलग खर्चे ही तो पूछ रहा हूं। एक इंसान के खर्चे क्या होते हैं, खाने पीने का खर्चा होता है, तो उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो बोलता है कि मेरे को खाने का पैसा चाहिए, खाने के लिए मुझे कम पैसे पड़ रहे, तो कंपनी क्या देगी, अरे खाने का अलाउंस बोलो ना, कौन सा अलाउंस, फूड अलाउंस या टिफिन अलाउंस, फूड अलाउंस या, हाँ दे दिया ना, सैलरी नहीं बढ़ा, पैसे चाहिए ना, सैलरी बोल के नहीं देंगे, क्या बोल के देंगे, फूड अलाउंस, टिफिन अलाउंस। हाँ, और नहीं, पेट्रोल का अलग है। अगर आपकी गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, और आप कंपनी को क्या बोलते हो कि मैं अपनी खुद की गाड़ी से आ रहा हूं, ट्रांसपोर्ट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो आप, ठीक है ना, ट्रैवल मतलब बाहर का आप ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली वगैरह जा रहे हो कंपनी के काम के वजह से। अभी क्या बता रहे हो आप कि मेरी गाड़ी खुद की है, मैं खुद की गाड़ी से आऊंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाँ फ्यूल चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे फ्यूल अलाउंस नहीं बोलते उसको कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं, नाम अलग है। कन्वेंस मतलब जो गाड़ी बाइक जो भी आपके पास रहेगी, वो लेके आप ऑफिस में आ रहे हो, तो आपको उसके बदले में कुछ अलाउंस चाहिए। सैलरी बोलते हैं, सैलरी बढ़ा के, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं, सैलरी नहीं मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। और अरे अपने लाइफ के खर्चे बोलो ना, कोई बोल सकता है मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, नंगा होऊंगा कल से ऑफिस में, तो हम क्या दे देंगे इसको इमीडिएटली, सैलरी बढ़ा के मांग रहे हो, नहीं पहले कपड़े की बात कर, हम क्या देंगे पहले, कौन सा अलाउंस देंगे, गेस करो ना। हाँ, कपड़ा अलाउंस ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिफॉर्म अलाउंस,
क्या होता है उसका नाम? हाँ, कंपनी बोलती है हम आपको यूनिफॉर्म बनाने के लिए पैसे, मतलब कपड़े सिलाने के लिए आपको पैसे देते हैं। अगर हमारा कॉमन यूनिफॉर्म होगा तो वो सिला देना, नहीं होगा तो बाबा तो फॉर्मल्स कपड़े ले ले, कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा के देगी, अलग से एक अलाउंस दिया। कौन सा अलाउंस? हाँ, ऐसा। और यस, हाँ, ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल में सब आता है, फूड, होटल, ये सब आता है, ट्रैवल आता है। यस, नेक्स्ट। अरे आपकी रोज की पर्सनल लाइफ की जिंदगी के खर्चे सोचो ना। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल को क्या हम देंगे? मोबाइल को हम बोलेंगे टेलीफोन अलाउंस। क्या देंगे? अलाउंस का नाम सोचो ना, मैं बता रहा हूं आपको, क्या आपके मन में आ रहा है? तो मोबाइल का रिचार्ज कंपनी से मांग रहे हो आप, मेरा फोन में कंपनी के लिए यूज करता है। हाँ बाबा ठीक है, भीख मत मांग, दे रहे, क्या दे रहे? 500 रुपए का टेलीफोन अलाउंस दे रहे ना, यूज कर रहे हो तो देना पड़ेगा। मांग रहा है उसका भी कोई गलती नहीं है। सैलरी बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम क्या है? एक तो कंपैरिजन होता है, इसकी सैलरी ज्यादा मेरी सैलरी कम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ जाते हैं, वो याद रखो। तो हम उसको पैसे बढ़ा के दे रहे, जो मांग रहा है उसको दे रहे, लेकिन उसका नाम बदल के दे रहे। और ये सब जादू कर कौन रहा है? HRD, क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी है ये सब करने की। और बताओ, अब तक आप बैचलर थे, अब आपके लाइफ में लड़की आ गई, गर्लफ्रेंड आ गई या बॉयफ्रेंड आ गया, तो गर्लफ्रेंड अलाउंस करके कुछ होता नहीं है, वो मत मांगो कि सर कम ऑन, मेरी तो 3 है। तो बट देयर इज समथिंग कॉल्ड पर्सनल अलाउंस। फैमिली अगर होगी तो फैमिली अलाउंस। शादी हो रही है आपकी तो मैरिज अलाउंस। घर में कोई बीमार है या आपको खुद को कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने पड़ते हैं, मेडिकल अलाउंस। बच्चे हो गए, बच्चे कहां जाएंगे? अभी स्कूल की फी बहुत ज्यादा होती है, तो एम्प्लॉय कंपनी से मांग रहा है, अब तक तो सर बच्चे नहीं थे तो मैंने सैलरी बढ़ा के नहीं मांगी थी, अब मेरे बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनकी फी भरनी पड़ती है। तो सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सब बच्चे लोग ने दिमाग का शॉर्ट करके रखा हुआ है, ना काम करने देते। मैं ऑफिस में आता हूं तो आप मेरी जिंदगी झंड करके रखते हो, घर पे जाता हूं तो बच्चे जिंदगी झंड करके रख रहे हैं। आपको तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बच्चों को हॉस्टल में डाल रहा हूं सर मैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है सर? हॉस्टल का पैसा देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर से क्या मांग रहा हूं मैं? हॉस्टल अलाउंस। और एम्प्लॉयर दे भी रहा है आपको। एम्प्लॉयर ये सब कब तक देगा? जब तक आप उसके लिए परफॉर्मर हो, काम के हो, तो आप मांगते रहो, वो देते रहेगा। द मोमेंट एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड्स कि खाली इसके चोचले हैं, तो आपको वो चीजें नहीं देगा। फिर उनको डिसाइड कर, मतलब वो दोनों साइड से चलता है ना, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी वैल्यू एडिशन कंपनी में क्या है और आपको कंपनी क्या क्या दे सकती है, उनका बजटिंग कैसे है। लेकिन ये सारे जो अलाउंस है ना, ये जो क्रिएशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक इंक्रीजिंग सैलरी विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग सैलरी एंड कीपिंग एवरीवन हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत डिफिकल्ट है ये फॉर्मूला इन्होंने क्रैक करके दिखाया थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस। आई गेस आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया। और एम्प्लॉय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रे, एम्प्लॉय को अलाउंस बोल के दो, इंसेंटिव बोल के दो, भीख बोल के दो, उनको किससे मतलब है? पैसे से मतलब है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर स्मार्ट रहोगे तो आपका, अगर वो कंपनी बोलती है 1 लाख रुपया सैलरी पर मंथ है आपका, और आप देखते हो कि बेसिक सैलरी आपका 30,000 ही है, 70,000 के तो आपको अलग अलग क्या दे रही है वो? अलाउंस। आप क्या निगोशिएट करोगे डे 1 पे? अभी तक आपने कंपनी ज्वाइन नहीं किया, क्या निगोशिएट करोगे कि बेसिक सैलरी 30,000 ही है, आपने 1 लाख मांगी थी, आपको 1 लाख दे रही है कंपनी, 70,000 के क्या दे रहे आपको? अलाउंस दे रहे पर मंथ। आप क्या निगोशिएट करोगे उनके साथ? सर वो आपने चिल्ड्रन अलाउंस दिए सर, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। वो अलाउंस कम कर दो सर, सैलरी मत कम करो, अलाउंस कम करो, मेरा बेसिक बढ़ाओ। क्या हमेशा नेगोशिएट करोगे? बेसिक बढ़ाएंगे तो क्या बेनिफिट मिलता है आप बोलोगे? अभी तो उतना ही बेनिफिट है, 10,000 का अलाउंस निकाल के 10,000 का आपने बेसिक बढ़ा के लिया। समझ में आ रहा है आपको? अभी आपको फायदा नहीं होगा कुछ, जब 25-30 साल के बाद रिटायर होगे ना, तो उसका फायदा आपको पता चलेगा।
और अगले साल जब इंक्रीमेंट भी होती है तो इंक्रीमेंट अलाउंस में नहीं होती, अलाउंस तो अलाउंस ही रहते हैं। अगले साल जब हम बोलते हैं आपका अगले साल जब इंक्रीमेंट के लिए आओगे 5% आपका सैलरी इंक्रीज होगा, 5% किसका? बेसिक का होता है। समझ में आ रहा है क्या? यूजुअली इट्स नॉट ओनली बेसिक, उसका भी होता है। एक अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस हमने उसको बोलना ही भूल गए, ठीक है ना। महंगाई बढ़ गई है सर, तूर दाल 60 रुपया किलो थी 180 रुपया किलो हो गई है। महंगाई मराठीमध्ये महागाई भत्ता बोलतात त्याला, ओके। महंगाई बढ़ गई है सर, मार्केट में इन्फ्लेशन आया हुआ है, उसको कॉम्पेंसेट कैसे करूं? जीऊं कि मर जाऊं, पेट्रोल लेके आग लगा लूं खुद को, लेकिन पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो क्या करूं सर? तो कंपनी ये बोलता है, कंपनी को बोलता है मेरी सैलरी बढ़ाओ। कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाती, एक अलाउंस बढ़ाती है, उसका नाम है डियरनेस अलाउंस। नाम से ऐसा लगता है कि डियरनेस अलाउंस उनको देते रहेंगे जो एम्प्लॉयर से बहुत करीब है। That is not dearness. Dearness allowance is given to compensate the inflation in organization, नहीं कंट्री में, जो देश में इन्फ्लेशन आया हुआ है। कभी कभी कोई इन्फ्लेशन शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, मतलब टोमेटो हमेशा 80 रुपया किलो नहीं रहेंगे, कभी तो 20 रुपया किलो फिर से हो जाएंगे। तो कोई डियरनेस अलाउंस कंटिन्यूसली मिलता है, हर महीने मिलता है। और कभी कभी डियरनेस अलाउंस एक शॉर्ट पीरियड के लिए लॉन्च किया जाता है कि अभी टू मच एक्सपेंसिव इट हैज बिकम, अभी इस पीरियड में हमको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस सच में एक्सपेंसिव हो गया हर एक चीज। कोई पीरियड में आपने देखा होगा वेजिटेबल बहुत महंगे होते हैं, कोई पीरियड में जो नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती है दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो उस पीरियड के लिए जो अलाउंस लॉन्च किया जाता है उसको डियरनेस अलाउंस बोलता है। विद दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस स्टोरीज कभी कभी मैं बताते रहता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें बताते रहता हूँ, शायद ऐसा कभी होता भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा एजेंडा ये रहता है कि आप लोगों को उन अलाउंसेस का नाम या उस कॉन्सेप्ट के जो नाम होंगे, उसके जो पर्पज होंगे वो याद हो जाए। तो याद हो गया अलाउंसेस क्या है? एक फिक्स मंथली पेमेंट है। तो सैलरी भी क्या होती है? मतलब मुझे बताओ सैलरी और अलाउंस में कुछ फर्क है क्या? सेम ही तो है। तो मैं अगर आपको पूछूं अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सैलरी ही है ना, वो सैलरी टैक्सेबल होती है क्या? बोलो। तो अलाउंसेस भी तो एक क्या है? सैलरी ही है ना, तो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना बाबा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट अलाउंसेस क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? तो अलाउंसेस इज व्हाट? अलाउंसेस इज फिक्स मंथली पेमेंट। ऑब्वियसली पेमेंट मतलब मॉनेटरी चीजें दे रहा था ना मैं आपको, हमेशा पैसे दे रहा था। कौन से यूज के लिए? प्राइवेट यूज भी हो सकता है और ऑफिशियल। तो यूनिफॉर्म आपका ऑफिशियल यूज है, कन्वेंस अलाउंस आपका ऑफिशियल यूज है, वो आपको दिल्ली भेजा था काम करने के लिए, वो आपका ऑफिशियल यूज है। बच्चों को स्कूल में डालना है, वो आपका प्राइवेट यूज है। HR इज योर प्राइवेट यूज, फूड अलाउंस इज योर प्राइवेट यूज। समझ में आ रहा है? तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, गिवन बाय होम टू होम, एम्प्लॉयर। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है आपको, ये क्या होना चाहिए था? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। तो अलाउंसेस इज व्हाट? Fixed monthly payment, monetary in nature, given by employer to employee, and maybe it can be for private or official use. ये समझ में आ रहा है? प्राइवेट मतलब पर्सनल और ऑफिशियल यूज। ये क्लियर है? टैक्सेबल अलाउंसेस की कोई लिस्ट नहीं होती, इसकी लिस्ट कोई हो ही नहीं सकती, इसकी लिस्ट इंफिनिटी वाली है। तो आप इसको याद नहीं कर सकते, इस लिस्ट को याद नहीं कर सकते, ये आप जनरली याद रखो बस, जनरल नॉलेज। तो डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होता है क्या? हाँ होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सोचो क्या अलाउंस है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास जाके बोलता है सर मेरे लाइफ में ना मजा नहीं है सर, फन नहीं है, फन इज सब कुछ ठीक है सर, बट लाइफ में क्या नहीं है? एक्साइटमेंट, फन, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो कर लो फन। आप बोलते फन करने के लिए सर पैसा लगता है। ठीक है भाई, रो मत, ये ले 5,000 जा यहां से 200 किलोमीटर जा, गोवा जाके जो तू एंटरटेनमेंट ले सकता है वो लेकर आ जा, ठीक है? हाँ तो हाउस रेंट अलाउंस, ये तो पता ही आपको क्यों मिलता है। मेडिकल अलाउंस, मैरिज अलाउंस, फैमिली अलाउंस। अच्छा, जब सिटी चेंज करते हो, मैं बोलता हूं जाओ मैं नया ब्रांच ओपन कर रहा हूं गोवा में,
कौन जाने के लिए रेडी है? देखो सब जाने के लिए रेडी है। हाँ, लेकिन आप जब नए शहर में जाते हो तो वहां पे नया गैस का कनेक्शन लेना पड़ता है, नया टेलीफोन कनेक्शन लेना पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए टाइम लगता है, खर्चा लगता है। तो आपका रेगुलर लाइफ से ज्यादा खर्चा होगा बिकॉज यू आर चेंजिंग द सिटी। तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। उस एक्सपेंसेस को आप कंपनी से क्या बोलते हो कि प्लीज मतलब कॉम्पेंसेट करो मुझे। तो कॉम्पेंसेट का ही नाम क्या है? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। टैक्सेबल है क्या? अरे हर चीज ये सैलरी ही है ना, मैं क्या बार बार बताऊं आपको, सैलरी ही है। खाली आपको आप बोल रहे हो गोवा भेज रहे हो, मुझको पगार बढ़ा के दो, कंपनी बोलती पगार क्यों चाहिए पागल, पैसे ही चाहिए ना, ये ले 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ले पर मंथ, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, क्योंकि नए शहर में जा रहे हो। सैलरी बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? एक तो कंपैरिजन, दूसरा खाली सैलरी नहीं, वो रिटायरमेंट बेनिफिट भी बढ़ जाते हैं आपके इमीडिएटली। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? आगे कुछ लोग क्या करते हैं? ओवर टाइम करते हैं, और उन लोग क्या मांगते हैं? ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है ना, ओवर टाइम अलाउंस से मैं आपको नंबर ट्री का और एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ठीक है, नंबर ट्री में मैं थोड़ा ऐसे नेता जैसे था। ठीक है ना, शायद मैंने आपको कभी बताया भी होगा ये चीज। और हमने ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे एचआर डिपार्टमेंट आया, अच्छा नंबर ट्री एक ऐसी कंपनी जहां पे हम एम्प्लॉय पहले आए थे और एचआर डिपार्टमेंट बाद में आया था। ठीक है ना, क्योंकि पहले हमें एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी, 7-8 लोग ही काम करते थे, तो सर ही एचआर थे, हमारे कंपनी का मालिक ही एचआर था। जब कंपनी में 12, 15, 18 लोग हो गए तो सर से वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि फिर वो कब आते हैं कब जाते हैं, कौन क्या काम करता है, किसकी सैलरी किसका ये, तो ऑब्वियसली बॉस विल नॉट हैव टाइम फॉर एवरीथिंग। और जब मैं बता रहा हूं सर एचआर थे, तो टेक्निकली मैं एचआर था, क्योंकि सर मुझे काम देके चले जाते थे। तो आई नो हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज, आई नो हाउ टू नेगोशिएट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस ओनली, कि मैंने कभी तो नंबर ट्री में एज ए एचआर करके भी काम किया है, नॉट एज अ पोजीशन डीम्ड एचआर। समझ रहा है? कभी कोई है नहीं तो तब तक आप हैंडल करो। नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको इंडक्शन देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको ट्रेनिंग देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, व्हाट वी डू, व्हाट शुड यू डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, सब कुछ मैं ही बताता था। और वो एम्प्लॉय लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो मेरे ही पास आते थे, बिकॉज आई वाज द ओल्डर वन। मतलब कि अभी ये नई एम्प्लॉय है, इसको अगर जाके कोई कंप्लेंट करता, बोलते भाई वो बटले को जाके बता। तो एचआर डिपार्टमेंट आया, एचआर आई तो पहला काम क्या करती है, कंपनी में पॉलिसी बनाती। पॉलिसी पहले थी नहीं, तो एचआर ने पॉलिसी बनाना चालू किया, और पॉलिसी में लिखा गया कि 10 बजे से अगर 2 मिनट भी आप लेट आते हो तो आपको लेट मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि लोग अपने टाइम से आते थे, सच बता रहा हूं मैं, बहुत आराम को होते हैं एम्प्लॉय। लेट मार्क करके कॉन्सेप्ट नहीं था तो रोज लेट आते थे। अब लेट मार्क का कॉन्सेप्ट आ गया तो सब 10 बजे के पहले आने लगे। अब हम सीए फाइनल वालों का प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा, सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाइनल खास करके। सीए फाइनल के मॉर्निंग क्लासेस 7 to 10 होते हैं मुंबई में, तो 7 to 10 मुझे रोज लेक्चर अटेंड करना है और 10 बजे ऑफिस चालू होनी है। अब तुम समझ रहे हो कि हमारे पास लाल कलर की चड्डी तो नहीं है कि सुपरमैन बन के उड़ के जाए, कि क्लासेस के 12 झूप हो ऑफिस में झूप। भैया मुंबई है, आप एक जगह से निकलते हो दूसरी जगह पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो हमारा दोनों था अंधेरी में ही, ऑफिस भी अंधेरी में था और हमने क्लासेस भी अंधेरी में लगा था। इसके लिए नहीं कि हमें अंधेरी के क्लासेस अच्छे लगते थे, वो ऑफिस के नजदीक होना चाहिए। हम घर से निकले सुबह 5:30 बजे, वो ट्रैवल हमने ऑलरेडी कर लिया है, होम टू ऑफिस नियर बाय। अब क्लास अटेंड करनी है और 10, कभी कभी फैकल्टी लोग, आपको पता ही है, अभी मैं भी वैसा ही हूं, 10 बजे बोलते 10 बजे छोड़ते कहां ये लोग। उनका तो अपना चलता है, वो एक फ्लो होता है, वो फ्लो खत्म करने के बाद ही छोड़ते। तो कभी 10-10 को छोड़ते थे, कभी 10-8 को छोड़ते थे। अब आप समझ रहे हो, हमें रोज 10-15 मिनट का लेट होता था, 8 मिनट का, 9 मिनट का, और रोज लेट मार्क लगता था। एंड 3 लेट मार्क इज इक्वल टू 1 अब्सेंटी। अब्सेंटी हॉलीडे नहीं, अब्सेंटी के 2 प्रॉब्लम। एक तो सैलरी कट होती थी, मतलब काम किया आपने, 3 दिन काम किया है, उसमें का 1 दिन गायब कर दिया उन्होंने, तो एक तो अब्सेंटी लगा दी। दूसरा आपका परफॉर्मेंस के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी अभी सैलरी की 6 महीने के बाद। 6 महीने में परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, वहां पे देखा जाएगा कि कितने दिन आप लेट आए थे, कितने दिन आपकी अब्सेंटी लगी, और क्योंकि आप कमिटेड नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था। तो लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग इज टू हैपन थ्रू दिस। तो हमने आंदोलन किया ऑफिस में और बोला ये गलत हो रहा है। सर ने अंडरस्टैंड भी किया कि गलत हो रहा है, तो सर ने 10:15 किया। कितना किया टाइम? नहीं 10 ही टाइम, ओरिजिनल टाइम 10 o'clock,
लेकिन बोला लेट मार्क मत लगाओ, अगर 10 to 10-15 के बीच में अगर लोग आएंगे तो लेट मार्क मत लगाओ, ऐसी पॉलिसी बनी। मतलब ग्रेस पीरियड बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं। अब बताओ, अब एम्प्लॉय कितने बजे आएंगे ऑफिस में? 10-15 के पहले आते थे, अब हम लोग 10-16 को आने लगे। अभी तक 10-2 को आते थे, 10-5 को आते थे, 10-8 को आते थे। अब सर ने कितने बजे तक कर दिया है? 10-15। तो अब हम 10-16 को पहुंच रहे, 10-8। कभी कभी हम 10 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि फैकल्टी अच्छा भी होता है, 9:50 को भी लेक्चर छोड़ देता था। 10 बजे आए हैं हम, लेकिन ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते थे। हरामखोर लोग ना, हरामखोरी ऐसे थोड़ी ना कि हमें कभी गालियां पड़ी, कुछ तो मेहनत हमने भी की है यार। आपको क्या लगता है हरामखोर एम्प्लॉय हमें क्यों मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ, हम भी कभी हरामखोर थे और हमने भी ये सब धंधे किए। अब ऑफिस के नीचे चाय वाला होता है, आजू बाजू में होता है ऑफिस, मुंबई में हर ऑफिस के आजू बाजू में चाय वाला होता है, टपरी वाला होता है, नाश्ते वाला होता है। पहुंचे हैं, आराम से टाइम पे पहुंचे हैं। अब कोई सैंडविच ऑर्डर कर रहा है, कोई चाय ऑर्डर कर रहा है, समझ रहा है, मजे ले रहे हैं, एक दूसरे की मार रहे हैं वहां पे बैठ के। ऑफिस नहीं जा रहा है कोई, क्योंकि ग्रेस पीरियड चालू है ना। अब जब 10-15 हो जाएंगे, 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, अब भागना चालू करेंगे और सामने हनुमान की जैसे खड़ी हुई मिल जाएगी। आप लेट हो, आप बोलोगे 10-16 ही तो हुआ है, 1 ही मिनट का तो लेट है। तो ऐसा 1 मिनट का, 2 बोलते नथिंग, 10-10-15 10-16 इज लेट। 1 मिनट के लिए जब लेट मार्क लगता है ना, तो किधर से जलती है ना, अपने बाद में बताऊंगा आपको मैं। और सैलरी कट हो गई उस महीने में, एक ग्रेस पीरियड के कॉन्सेप्ट के बाद भी बहुत सैलरी कट, बहुत सारे लोगों की कट हो गई, मेरी भी कटी। तो हमने बोला आंदोलन फिर से एक बार करते हैं, और मैं ही इनका नेता, वो पता है ना, राम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, बाकी का आगे का मत बोलो। तो हम गए 5-6 लोग ऑफिस में, सर के केबिन में, बेटे भी नहीं, ऐसे आंदोलन के जैसे खड़े हो गए और जोर से बोलने, आवाज एकदम बढ़ा के बॉस को, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को बता रहे हैं कि ये HR को समझाओ, लेट मार्क लगा रही है हमारा, हम काम करते हैं, रोज काम करते हैं, हाँ, और ये 1-1 मिनट के लिए लेट मार्क लगा रही है। तो ऐसा पहले हमारा भड़का हुआ जो आक्रोश था वो जाने दिया सर ने। फिर उन्होंने समझा, आप 1 मिनट से लेट नहीं हो, आप 16 मिनट से लेट हो, आपको आना 10 बजे था। 1 मिनट का प्रॉब्लम हो रहा था करके मैंने 15 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया था। तो पहले तो याद रखो, यू आर लेट बाय 16 एंड नॉट बाय 1। एक तो ये बात उन्होंने बता दी। दूसरा हमने बोला ठीक है, लेट तो लेट, चलो मान लेते लेट आते हैं हम, 16 मिनट लेट आए, ओके। लेकिन अब शाम को देखो ना सर, एग्जिट कितने बजे हुआ है? 7 बजे तक का ऑफिस टाइम होता है, 8-8:30 बजे तो हम नाश्ता करने जाते हैं नीचे, और काम हम 12-12 बजे तक कर रहे हैं। सुबह 16 मिनट आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, और रात को मैं 6 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। कभी कभी 2-2 बजे तक काम करते हो, 2 बजे तक काम करने के बाद लड़कियों को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए अलग से उनके घर पे जाना पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड बन के। तो एक्स्ट्रा जॉब कि पहले लड़कियों को सारे लड़के ड्रॉप करेंगे, फिर लड़के जाएंगे घर पे। तो ये गलत है ना। हमने क्या बोला कि जिस दिन हमने लेट तक काम किया, कम से कम उस दिन हमारा लेट मार्क कॉम्फर्म होना चाहिए। राइट डिमांड है कि नहीं? तो इसका तो आंसर मैं थोड़े टाइम के बाद दूंगा आपको। और बोलते बोलते फ्लो में कोई तो बोल गया, या शायद मैंने ही बोला, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने बोला ठीक है, आप सैलरी कट करते हो ना, 3 लेट मार्क मतलब 1 सैलरी कट, तो 3 दिन अगर ओवर टाइम करेंगे तो 1 सैलरी ऐड करके दो, ओवर टाइम करके दो। ओवर टाइम ही मांग रहे हैं ना हम, कि हम रोज लेट काम करते हैं, तो हमें ओवर टाइम दे दो 7 बजे के बाद, जैसे फैक्ट्रीज में मिलता है, हाफ सैलरी मिलती। पता है आपको ओवर टाइम की मतलब 8 घंटा आप काम करते हो तो नॉर्मल सैलरी, और ओवर टाइम में आप 4 घंटा काम करते हो तो आपको डबल सैलरी मिलती है। हम डबल भी नहीं मांग रहे, हम आधी मांग रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम दे दो, हमें 1000 रुपए ही बढ़ा के दे दो महीने का। आर्टिकल लोग 1000 रुपए में भी खुश हो जाते हैं। अब सर को गुस्सा आया, अब तक सर नॉर्मल थे, जैसे किसी ने ओवर टाइम मांगा, शायद मैं नहीं, तो सर को गुस्सा आया।
सर ने बोला बहुत अच्छे से, एक बात सुना तुम लोग, एक तो तुम लोगों की औकात है नहीं कि तुम कुछ मांगो, मतलब उनके भाषा में इंग्लिश में हमेशा बात करते थे, यू गाइस डोंट डिजर्व टू आस्क एनीथिंग, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोला होगा उन्होंने, लेकिन अब हमारे भाषा से समझ लेने का ट्राई करते कि एक्चुअली क्या बोल रहे थे। एक तो तुम्हारी औकात में आता नहीं कि तुम कुछ मांगो, जितना तुमको दिया है वो औकात से ज्यादा ही दिया है। दूसरा, तुम लोग ओवर टाइम इसलिए करते हो क्योंकि तुम लोग इनएफिशिएंट हो। क्या हो तुम लोग? इनएफिशिएंट हो। जो चीज करने के लिए आधा घंटा ही लगना चाहिए वो चीज करने के लिए तुम लोग 4-4 घंटे लगाते हो, क्योंकि तुम्हें वो चीज करने आती नहीं, ठीक है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ओवर टाइम। आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं? अगर 7 बजे के बाद अगर कोई ऑफिस में रुकेगा तो मैं उसको लेट पेनाल्टी चार्ज करने का सोच रहा था, क्योंकि आप उतना टाइम एयर कंडीशन चालू रखते हो, उतना टाइम सिस्टम चालू रखते हो, उतना टाइम ऑफिस का वाईफाई चालू रखते हो, शाम को इधर रहते हो तो नाश्ता मंगाते हो, इससे ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। मैं सोच रहा हूं जो जो लेट काम करेंगे वो लोगों की सैलरी कट करता हूं मैं, क्योंकि आप लेट इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आप क्या हो? इनएफिशिएंट हो। आप अगर एफिशिएंट रहते तो आप वही काम आधे घंटे में कर लेते। आपको जमता नहीं तो आप रिसर्च करते रहते हो, देखते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, बातें करते हो, गप्पे मारते हो, गॉसिप करते हो, चाय पीते हो आधा घंटा। मत करो। डॉट 10 o'clock को टच हो, डॉट 7 बजे निकल जाओ, 7:15 तक रहोगे, पेनाल्टी लगाऊंगा। अब क्या बताओ, काम तो करनी है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं सर 7 बज गए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं प्राइवेट सेक्टर में कि उन्होंने बोल दिया 7 बजे जाओ तो आपको जाना है, आप जाके दिखाओ तब अलग से आपकी आरती उतारी जाएगी, ठीक है। तो जाना भी नहीं, लेकिन कैसा लगा होगा एम्प्लॉयज को उस दिन? मांगने क्या गए थे, मिला क्या तो हमेशा एम्प्लॉय को लगता है कि वो कंपनी के लिए बहुत मेहनत करता है। एम्प्लॉय को लगता है, कंपनी को पता होता है आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो गधा मजूरी है, उसके ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं। आप एक बैलेंस शीट टैली करने के लिए 4 घंटे लगा रहे हो, जबकि टैली होनी चाहिए थी आपको 15 मिनट में। आपको अकाउंट्स नहीं आता वो आपका प्रॉब्लम है ना, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाने आता आपका प्रॉब्लम है, आपको कैनवा नहीं आता आपका प्रॉब्लम है, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता वो आपका प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाने के लिए नहीं रखा है वहां पे, क्या हो अभी सिखाते आपको कैसा कंप्यूटर चालू करते हैं। हमारे कंपनी में वो भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ऐसे तेजस्वी लोग आए थे, बाबा सिस्टम बंद कर दे, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते थे। बंद करने बोला और हम बंद क्यों किया, बोलते आप ही ने तो बोला बंद करो। अरे भाई सिस्टम होता है, सारे फोल्डर बंद करने होते हैं, फाइल सेव करनी होती है, इसमें शटडाउन का एक ऑप्शन होता है, उसके बाद बटन बंद करना होता है। अच्छा नहीं पता था, घर पे हमारे थोड़ा क्या कंप्यूटर है। तो ऐसे तेजस्वी लोग भी हमें मिले, मतलब हमने कंप्यूटर चालू करने से कंप्यूटर बंद करने तक सिखाते हैं। और फिर इन कुछ एम्प्लॉयज को ऐसे लगता है कि हम लोग महान हैं, हमें इतना आता है, हम तो सर्वज्ञानी हो गए, अब हम ओवर टाइम अलाउंस डिजर्व करते हैं, अब हमको सैलरी बढ़ा के मिलनी चाहिए, अब मैं इस कंपनी में 2 साल पुराना हो गया, सबसे पुराना एम्प्लॉय मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन चली उनके रहे इस वजह से, अगर वो नहीं रहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है, और ऐसा हर एम्प्लॉय को लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे लोगों को लगा था सचिन जाने के बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगा, वैसे नहीं होता, ठीक है ना। कोई नया प्लेयर आके उससे अच्छा खेल जाता है। हाँ ऑब्वियसली ट्रांजिशनल पीरियड में तकलीफ होती है, एक चैप्टर एंड होता है तो नए चैप्टर को चालू करने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। सेम चैप्टर होता है तो वो कंपनी भी कंफर्टेबल हो जाती है, एम्प्लॉय भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कभी ना कभी एक दिन देखो जर्नी चालू हुई तो कभी ना कभी वो एंड होगी। अब ये जो स्टार्ट एंड एंड में जिनका रोल बढ़ जाता है ना सडनली समझ रहा है ना, अचानक से जिनकी इंपॉर्टेंस, कंपनी में 2 लोगों ने रेजिग्नेशन डाला, अब जिनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना, वो कौन सा डिपार्टमेंट? वो वही डिपार्टमेंट जिसको पूरी कंपनी मिलके गाली
देती रहती है HR डिपार्टमेंट। अब उनको समझ में आता है कि नहीं यार ये नहीं होंगे तो हमारे तो लग जाएंगे, क्योंकि ये नहीं होंगे तो नए एम्प्लॉइज ही नहीं आएंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। प्रोजेक्ट, आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिया तो प्रोजेक्ट अलाउंस, और ऐसे लिस्ट लिमिटेड है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें एक अलाउंस आप ऐड कर देना बाद में, इसमें नहीं है टेलीफोन अलाउंस। कौन सा ऐड कर देना? ठीक है ना, एक अलाउंस इस लिस्ट में ऐड कर देना, टेलीफोन अलाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि एग्जाम में आके गया। टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होता है कि एग्जाम होता है? पढ़ाई कर रहा हूँ टैक्सेबल। टैक्सेबल समझ में आए? एग्जाम पढ़ा हूँ अभी, याद रखोगे मेरे लिए प्लीज। मैं पहले आपको मतलब डायरेक्टली नहीं दिखाता, पहले आपको मेरे लैंग्वेज में पढ़ाने का ट्राई करता हूँ। एग्जाम अलाउंस ना 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 एग्जाम। अभी मैं आपको एग्जाम पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ा के रखा है हमेशा? नहीं, हमेशा क्या पढ़ा के रखा है? इनकम टैक्स में हम क्या याद रखेंगे? व्हाट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज एग्जम्पशन। एक बार हमने एग्जम्पशंस को पढ़ लिया, उसके बाद जो भी आता है एग्जाम में वो सब कुछ। तो मैंने आपको कोई अलाउंस पढ़ाया नहीं, जैसे टेलीफोन अलाउंस मैंने नहीं पढ़ाया और एग्जाम में आ गया, पढ़ाया नहीं मैंने, बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आप क्या डिसीजन लो? टैक्सेबल। क्योंकि अगर एग्जाम होता तो मैं यहाँ नाच नाच के टीचू करके पढ़ाता। अभी नहीं पढ़ाया मैंने तो वो एग्जाम नहीं, तो मैं एग्जाम क्या है उसके ऊपर ताकत लगाऊंगा ना। एग्जाम बोला तो सेक्शन तो बता दो प्लीज। सेक्शन 10, ठीक है ना। सेक्शन 10 में मैक्सिमम अलाउंस है 10, 14 भी आप बोल सकते हो। कहाँ पे है? 10, 14 में। एक HRA करके है, उसकी अलग से ही इज्जत है, ठीक है ना। HRA की ये क्या है? अलग से इज्जत है। तो वो सेक्शन 10, 13A में रहता है। कहाँ पे रहता है? 10, 13। HRA को अलग से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। HRA कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी इज्जत भी क्यों है वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन थोड़े टाइम के। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? 10, 14। 10 को सेक्शन बोलते हैं, 14 को क्लॉज बोलते हैं। सब सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लॉज। उसका भी कुछ रीजन है। सेक्शन 10 क्लॉज 14 के हम अलाउंसेस की बात करें। और 10 बोला तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं एग्जाम्पशन पढ़ा रहा हूँ। मैं एग्जाम्पशन बोलूँ तो आपको समझना है मैं 10 की बात कर रहा हूँ, और मैं 10 बोलूँ तो आपको समझना है कि मैं एग्जाम्पशन की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पशन मतलब टैक्सेबल की नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। तो प्लानिंग समझ में आ रही है आपको? प्लानिंग जनरल नॉलेज तो बाद में पढ़ाऊंगा। अगर आपको अलाउंसेस करके लेना भी होगा लाइफ में अगर कुछ, तो क्या लोगे? एग्जेम्प्ट अलाउंसेस लोगे। गुड, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑफिस में जादू कर सकते हो। जादू करते हो ना, कोई आता है बोलता है मेरे को अलाउंसेस ले। कौन से? एग्जाम वाले लेना। तो अगर टैक्स नहीं भरना है तो एग्जाम वाले मतलब 10, 14 जाके पढ़ ले। 10, 14 में जो लिखा है वो ले ले, वो एग्जाम है। तो जादू करने के लिए ये काम आता है, वो याद रखो। प्रैक्टिकल, ठीक है? समझ रहा है? मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाऊं पहला? एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। एक क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस होता है। एक होता है एग्जेम्प्ट। एक क्या होता है? एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड। एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट स्पेंड, जितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट। तो कितना एग्जेम्प्ट? बोलो, जितना खर्चा किया। कोई मॉनेटरी लिमिट है क्या? 1000 खर्चा किया तो कितना एग्जेम्प्ट? और 1 लाख खर्चा किया तो? और 10 लाख खर्चा किया तो? मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और तीसरा है एग्जेम्प्ट अप टू इनकम टैक्स लिमिट। एग्जेम्प्ट अप टू इनकम टैक्स ने कुछ लिमिट दी है। बताओ पहला कौन सा पढ़ाऊं? मैं क्या तीनों का पढ़ा सकता हूँ? पहला कौन सा पढ़ा? एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट, एक होता है अमाउंट एग्जेम्प्ट अप टू स्पेंड। अमाउंट स्पेंड, जितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट। और एक क्या होता है? इनकम टैक्स की स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट है वहां पे, इतना ही एग्जेम्प्ट होगा। तो याद रखने पड़ेंगे, फिर तो रटना ज्यादा कहां पे पड़ेगा? अरे ये किधर यूज करना? लिमिट करने पड़ेंगे ना। ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इसमें क्या ही याद रखोगे आप? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बाजू वाले में क्या याद रखोगे? इधर आप अमाउंट स्पेंड तक है, मतलब इसमें तो दोनों नंबर वही देगा ना। कौन देगा? क्वेश्चन ही देगा ना कि इतना मिला था, इतना खर्चा किया। 1 लाख मिला था, 80,000 खर्चा किया, तो 1 लाख भी क्वेश्चन ही देगा और 80,000 भी क्वेश्चन ही देगा। तो आपको क्या ही करना है? कैलसी यूज करके 1 लाख माइनस 80,000 करना है। बड़ा एक डिफिकल्ट काम है क्या? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना मिला वो देगा क्वेश्चन। एग्जाम कितना वो क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आवाज आ रही है आपके कान में? पहला क्या पढ़ा?
लिमिट वाले पढ़ाओ कि फुल्ली वाले पढ़ाओ? लिमिट वाले पढ़ाओ। लिमिट वाले बहुत आसान है, याद रखेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चे पैदा करना आसान है, बहुत आसान है, खास करके बॉयज लोगों को तो और आसान है। पैदा करना बहुत आसान है, डिफिकल्ट क्या है? पालना, पोसना, बड़ा करना, पढ़ाना। ये नालायक लोगों को ये जो ऐसे ऐसे हरामखोर बच्चे निकल जाते हैं, कह रहे अवनीश, हाँ, इतना मतलब एक बच्चा कम से कम 1 डजन लोगों को तकलीफ दे सकता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट, आप जैसे ही बच्चों के कॉलेज की स्कूल की फी क्या हो गई है ये बताओ? कम से कम थाउजेंड्स में तो है, 40,000, 50,000, 30,000, ऐसा तो फी है। गवर्नमेंट बोलता है अगर आपके पास बच्चा है, एक बच्चा है, तो हम आपको देंगे एग्जम्पशन ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। 100 रुपए का एग्जम्पशन देंगे। आपका एम्प्लॉयर आपको 5,000 रुपया दे रहा है क्योंकि आपके पास बच्चा है, उसको पढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जम्पशन कितना दे रहा है? 100 रुपए का। अरे क्लासमेट के 2 नोटबुक भी नहीं आते। ये समझ में आ रहा है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, पीएमपीसी बोलेंगे हम इसको। याद रखो रे, लिखने का नहीं है, याद रखने का है। लिखने का तो बाद में दूंगा ना लिखने के लिए, याद रखो, याद रह गया। अब हमारे देश में पॉपुलेशन एक अलग ही लेवल पे गेम खेल रहा है, ठीक है ना? मतलब जीडीपी वगैरह हम टॉप पे आने के लिए टाइम लगेगा, पॉपुलेशन में हम टॉप पे आ चुके हैं, क्योंकि वो एक चीज हम बड़े ही कमिटमेंट से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, एंड वी आर नाउ नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये हमारे लोग उतने कमिटेड है, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए तो कमिटेड रहना ही चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलता है ठीक है, हमें देश को यूथ की जरूरत है, तो आप प्लीज कीप प्रोड्यूसिंग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई लिमिट होता है कि लिमिट। तो आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर फैमिली को मैक्सिमम कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? मैं मैक्सिमम पूछा, ये प्लीज ये एक चीज तो अपने दो होती है, आपको पता है किसको बतानी है? मैं नहीं बता रहा हूं, आप गेस करो। कुछ फैमिलीज को ये नहीं पता, कुछ फैमिलीज को ये नहीं पता कि कुछ इन्वेंशन बहुत पहले हो चुके हैं और बहुत महंगी नहीं होती वो चीजें, बहुत ही आसानी से हर जगह पे उपलब्ध है, खाली खरीदनी होती है और वो यूज करनी होती है। कुछ फैमिलीज को नहीं पता कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता। मैं ये बता रहा, इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, वो तो होने नहीं वाला। पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करो। देयर आर वेज थ्रू व्हिच यू कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन। इनकम टैक्स को लगा कि हम इनको एग्जम्पशन कम देंगे, ये लोग बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लगाया लिमिट मैक्सिमम 2C। 2C मतलब कितने बच्चे पैदा करने? 2 चिल्ड्रन। अगर आपके घर में 5 होंगे तो एग्जम्पशन कितने के लिए मिलेगा? 2 के लिए मिलेगा। और अगर 1 होगा तो 1 कोई, और 0 होंगे तो एक बच्चे 0 है तो एग्जम्पशन कितने के लिए मिलेगा? नहीं, अलाउंस मिल सकता है, एग्जम्पशन मिलेगा क्या? एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपके पास बच्चे हैं, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा स्कूल में जाता है, 8 महीने का, 12 महीने का नहीं जाता, तो उसको एग्जम्पशन मिलना चाहिए। सीए मॉड्यूल में किधर भी नहीं लिखा है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सीएमए मॉड्यूल में लिखा है कि एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो एक्चुअली स्कूल में जाना जरूरी है। बच्चा है वो इनफ है, समझ रहा है? तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है assessee has two children and both of them are not going to school, एजुकेशन अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आप बोलोगे लॉजिकल तो नहीं लग रहा सर? बिल्कुल बात सही है, लॉ में नहीं लिखा ना, लेकिन मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, मैं लॉजिक थोड़ी ना क्या पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि बच्चे हैं
कोई ना करे। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि बच्चे छोटे भी रहते तो उनको प्ले करने के लिए उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो, देखो लर्निंग तो चालू हो ही जाती है ना बच्चे की। तो आपने टॉयज भी लाए, तभी भी वो सिखाने के लिए लाए। हमने नहीं बोला कि स्कूल के फी के सामने का एग्जाम्पशन मिलता, हमने क्या बोला, चिल्ड्रन एजुकेशन। एजुकेशन तो बच्चे को, आप तो, मैं तो बोलता हूँ माँ एजुकेशन तब से देना चालू करती जब बच्चा पेट में होता है। तो अगर मैं लॉ मेकर होता तो जब से बच्चा पेट में तब से एग्जाम्पशन चालू कर देता। लेकिन इन्होंने कम से कम बोला नहीं तब से मत करो, क्योंकि अभी वो कंटिंजेंट इवेंट है, इट मे हैपन मे नॉट हैपन। लेकिन एक बार बच्चा डिलीवर हो गया तो फिर अभी उसको आप एग्जाम्पशन दे सकते हो। इतना क्लैरिटी आपको कोई नहीं देगा। अभी ये लॉजिक मैंने बताया, मुझे नहीं पता यही लॉजिक है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, बच्चा होना जरूरी है। मयूर खुश हो रहा है, मयूर के मन में सवाल आ रहा है, माँ नहीं होगी चलेगा? बच्चा है। क्वेश्चन में किधर नहीं बोला है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड होना चाहिए, वो कैसे भी आए। कैसे भी आए, बच्चा होना जरूरी है। मैंने नहीं बोला कि आपको पेरेंट बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो बच्चे ये समझ में आया, इससे ज्यादा डाउट नहीं लेनी चाहिए। 100 रुपए का अलाउंस से कितना बात करोगे उसके ऊपर? हाँ, कोई लिमिट नहीं है। आपका बच्चा 45 ईयर का भी हो सकता है, कोई एज लिमिट भी नहीं। बच्चा है, एजुकेशन चालू है, ग्रेट एग्जाम्पशन। लेकिन 100 रुपए के लिए कितना, समझो ना, लाखों की सैलरी होती है लोगों की, उनका 100 रुपए का एग्जाम्पशन। आप बोलोगे नहीं सर हमारी नहीं है, हम हमारे लिए तो काम का है। तेरे को इनकम टैक्स कहाँ है? मतलब अपने आप को क्यों इंसल्ट है? जब सैलरी बढ़ेगी तो प्लानिंग करेंगे ना, तेरी बड़ी कहाँ है? अब हॉस्टल पे जाएंगे बच्चे, हॉस्टल पे जा सकते हैं ना, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना रुपया लिखो? आपको क्या लग रहा है कितने रुपए में हॉस्टल मिलता है आजकल? 1500 में मिलता है, चलो, और फूड के साथ में अगर होगा तो 3000, 4000, 5000। इन्होंने बोला इतनी महंगाई में कैसे इतना हॉस्टल का खर्चा करोगे, हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। काम करते हैं, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो हॉस्टल में भी कितने बच्चों को भेजने का, अगर 5 होंगे तो 2, क्योंकि एग्जाम्पशन खाली 2 के लिए। ये समझ में आ रहा है? हॉस्टल अलाउ याद रखेंगे, 100 एजुकेशन, 300 हॉस्टल। अरे याद रखना है, लिखने के लिए तो मैं दूंगा आपको, पूरा नोट से दूंगा, ठीक है ना। आगे चलूं। अब आप माइन में काम करते हो, माइन समझते हो आपको? माइन अंडरग्राउंड काम करते हो। एक मिनट, एक कॉल लेना पड़ेगा। हाँ दादा, हाँ बोला ना सर, चहा तर घेऊन की किती लोक आहात? आम्ही 5 जण हां, आणि ते पर्चेस दोघ आहेत वाटतं। ते जाऊ द्या, ठीक आहे, 10 लोकांचं सांगतो। ओके ओके, हां, चहा असे घेऊन हो बोल देना। माइंड में काम करना रिस्की है कि नहीं? माइंड के रिलेटेड अगर आपने कोई मूवीज वगैरह देखे रहेंगे तो डीप डाउन डीप किया जाता है। एक तो ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, दूसरा पानी की वाटर लॉबीज किधर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता होता, और आप माइंड में हो और आपने वाटर रिजर्व को टच कर दिया, अंडर वाटर रिजर्व को, देखते देखते माइंड भर जाता है, एग्जिट नहीं मिलता, डूब के लोग मर जाते हैं, माइंड कोलैप्स होता है। बहुत रिस्की है कि नहीं? माइंड में उतरने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एक एडिशनल अलाउंस दे रहा है, 10,000 रुपया महीने का दे रहा है, पूरा टैक्स होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के जा रहे हो, बताओ, पूरा टैक्स होना चाहिए, एग्जम्पशन मिलना चाहिए कि नहीं? थोड़ा तो गवर्नमेंट एग्जम्पशन देता है, अंडरग्राउंड अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं? अब अंडरग्राउंड अलाउंस गवर्नमेंट बोलता है काम करो, 800 रुपीज पर मंथ आपको हम क्या देंगे, अंडरग्राउंड अलाउंस दोगे, क्योंकि आप अपनी जान को दांव पे लगा के अंदर जा रहे हैं। 800 रुपया देता है गवर्नमेंट इनकम। अब पर चाइल्ड लिखो, इधर चाइल्ड का कुछ लेना देना है, 800 पर मंथ। सर पर मंथ क्यों लिखा? हमें तो पर एनम चाहिए था। अरे भैया, तूने 5 ही महीने अगर काम किया तो 5 ही महीने तो अंडरग्राउंड था, तो पर एनम कैसे लिखते? पर एनम अगर हम लिखते तो आप 5 महीने के लिए भी पूरा पर एनम वाला नंबर डाल देते ना, तो इसलिए हमने कौन सा लिखा है,
पर तो आपको एक्चुअल कितना काम किया वो देखना पड़ेगा। आपका बच्चा पैदा हो कि प्रीवियस ईयर में 4 महीने हुए तो आपको 12 महीने का एग्जम्पशन क्यों दो? ओके, इसलिए पर मंथ में लिखा है, तो उसका तो सिंपल सा लॉजिक है। देयर आर सर्टेन ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे अभी भी आदिवासी कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं और आपको इसी जगह पे काम करने देता है। आप रास्ते पे चल रहे हो, सामने से कोई आता है, बोलता है वॉलेट वगैरह जो भी आपके पास वैल्यूएबल है निकाल के दे दो, आप क्या करोगे? दे देना है, नहीं तो वो क्या करेंगे? गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे और फिर वो ले लेंगे। तो ऐसे भी उनको लेना था, तो चुपचाप दे ही दो और भाग जाओ वहां से, जितने जल्दी भाग सकते हो, या सॉरी बोल के निकल जाओ, पैसे देके सॉरी बोल के निकल जाओ। आप ऐसे ही रिस्की एरिया में काम करते हो जहाँ पे दरोगा जी, मतलब पुलिस अगर जाएगी तो पुलिस अभी तक रिटर्न नहीं आएगी, है ऐसे कुछ डिस्टर्ब एरिया हमारे देश में। आपका पोस्टिंग ऐसे एरिया में हुआ है, रिस्क है कि नहीं? बोलो। तो अलाउंस मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। क्या मिलता है आपको? ट्राइबल एरिया अलाउंस। कि आपने ट्राइबल एरिया में काम किया, अंडर डेवलप एरिया में काम किया, रिस्की एरिया में काम किया, तो आपको गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर आपको एडिशनल पैसे देता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस का एग्जम्पशन है ₹200 पर मंथ, 200 रुपया मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर? अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? फिर एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बताओ मुझे। ये कौन सा? H2O, O2H, ठीक है ना, ये एग्जम्प्ट होता है। ये होता है एग्जम्प्ट ₹3200 पर मंथ, ठीक है ना, 3200। इतना एग्जम्पशन है। क्यों सर इतना एग्जम्पशन है? और ये एग्जम्पशन किसको दिया है? इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको मुंबई की लाइफ देखनी पड़ेगी। मुंबई में ट्रेन में एक डब्बा होता है विच इज कॉल्ड हैंडीकैप का डब्बा। आपको पता है मुंबई में, मतलब खास करके मुंबई में, बाकी सारे सिटीज में मैंने उतना प्रोमिनेंटली ये नहीं देखा, लेकिन मुंबई में प्रोमिनेंटली दिखता है, विजिबल है। हर 3 से 5 मिनट में एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आती है और उसके हैंडीकैप के डब्बे में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। और हैंडीकैप के डब्बे में ब्लाइंड लोग भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे। आई बिलीव कि आप मुंबई में जाओ रैंडमली, आप 10 दिन भी जाओगे तभी भी आपको बहुत सारे हैंडीकैप दिखेंगे, बहुत सारे ब्लाइंड दिखेंगे, बिकॉज मुंबई हैज प्लेस फॉर एवरीवन। इनको ट्रैवल करने में ज्यादा दिक्कत होती होगी कि नहीं? बाकी नॉर्मल लोगों को इतनी नहीं होती, लेकिन इन लोगों को होती रहेगी। तो इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड, डम, डेफ, ब्लाइंड, डम, डेफ एंड हैंडीकैप। ब्लाइंड, डम, डम मतलब समझ रहा है, पागल जैसा, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं है। डेफ मतलब गूंगा बहरा, एंड हैंडीकैप इज फिजिकली हैंडीकैप। बोले ना क्या करना है? चाय तो नहीं पीना है, लेकिन चाय साइड पे जानी है, 10 कप चाय भेजनी है और 2 थर्मस में भेजो, याद रखा। चलो आगे बातें करेंगे इसकी, कुछ इतना टेंशन लेने की जरूरत मत लो, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे मुझको पता है क्या करना है। एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय मतलब ट्रक वाले भैया, आप ऐसा याद रखो। ये कौन से वाले भैया है? ट्रक वाले भैया जो होते हैं वो हरियाणा से निकले हैं, मुंबई तक माल लेके आना है, वो हाईवे से आएंगे। मान लो तभी गूगल जब ये बनाया लो तब गूगल पे वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, और आज भी कहाँ हर जगह पे नेटवर्क कहाँ होता है, और इनके पास कौन से हर बार डिजिटल मोबाइल होते हैं। हाँ, किसी किसी के पास तो धनिया मोबाइल भी होता है, पता है ना आपको इसका मोबाइल, जिसमें कोई भी ऐप नहीं चलता, बेस्ट मोबाइल। पता है आपको नया ट्रेंड निकल रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डम फोन। इसका फोन क्या है? ये तुम लोगों के फोन क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का अपोजिट क्या होता है? डम फोन। लोगों ने घर पे डम फोन रखना चालू किया। आपको भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना तो घर पे क्या रखो? घर वालों को तो देखो, घर वालों को तो क्या व्हाट्सएप व्हाट्सएप से लेना देना नहीं ना, छोटे बच्चों को व्हाट्सएप से लेना देना नहीं। आप छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहते हो ना, कौन सा दोगे? डम फोन दे दो। क्यों? इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं,
डम फोन में चलता ही क्या, स्नेक का गेम खेलने दो, कितना खेलेगा? हाँ? तो डम फोन फिर से आ रहे हैं मार्केट में, ये सच में आ रहे हैं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग टू मच डिस्ट्रैक्टेड विद द फोन, टू मच, and because of that we are creating literally a weak generation, mentally weak, sick generation. ये हो रहा है, and that's the reason dumb phones are again coming to the market, and it will come, definitely it will come. They are coming to the market. Good research. USA has already started producing dumb phones. So ये जो ट्रांसपोर्ट वाले भैया जो हरियाणा से निकले हैं, एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे मुंबई में, अरे टाइम लगेगा कि नहीं? तो ये खर्चे क्या क्या करेंगे मुझे बताओ ना प्लीज। आप हरियाणा से निकले मुंबई तक पहुंचेंगे, फिर मुंबई से रिटर्न जाएंगे, क्या क्या एक्सपेंस होंगे ऑन द वे? फूड का होगा, गाड़ी का कभी कभी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, पंक्चर वगैरह निकालना पड़ेगा। फूड कहाँ पे खाते हैं? बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे खाते हैं क्या, जो बजट में सिटी आती है, स्टार रेस्टोरेंट में, ढाबा पे खाते हैं। आपने हालत देखी है ढाबा की कैसे होती है, तुमने भी बहुत बार खाना खाया ढाबे पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले भैया भी ऐसा गूगल पे इधर ऐसा गले में अटका के घूमते हैं क्या? नहीं। तभी टोल भी देना पड़ता था, टोल तो अभी भी देना पड़ता है, लेकिन तभी टोल कैश में हुआ करता था, तो टोल का एक एक्सपेंसेस होता था। कभी पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो थोड़ा के ऑफिशियली फाइन भरते थे, हाँ थोड़ा बहुत देके निकल जाते। तो कहना ऐसे है कि इनके कैश एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, ये याद रखोगे आप हमेशा, इनका कैश का खर्चा ज्यादा। मेरे पीजीबीपी में मुझे ये यूज होगा, यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, शायद आपको रजिस्टर्ड हो। पीजीबीपी में कैश का लिमिट कितना है, कितने से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते। 10,000 लिमिट है, ऑर्गेनाइजेशन 10,000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकती, लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों को वो लिमिट 35,000 है, याद रखो। उसी सेक्शन में, जो सेक्शन का नाम है 40A3, ठीक है ना, पीजीबीपी में एक सेक्शन आएगा जहाँ पे बताएगा 10,000 से ज्यादा कैश एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट वालों को लिमिट कितना करके रखा हुआ है, 35,000। दिस इज द रीजन, क्योंकि उनके मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किसमें होंगे, कैश में। पेट्रोल एंड फ्यूल के कार्ड तभी भी हुआ करते थे, या बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर के पेट्रोल कंपनी के साथ टाइप होते हैं कि हमारी गाड़ी आपके यहाँ पे पेट्रोल क्यों भरेगी, बिल नहीं पे करेगी, वो आप कंपनी पे करेगी, ऐसा कुछ होता था। और छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट है, मुंबई पुणे है, तो वो लोग कैश लेके ही जाते थे, छोटे डिस्टेंस पे वो लोग करते ही थे कैश, तो कैश का ही धंधा चलता था। अब ये भैया जो है, मुझे बताओ, इनका सैलरी बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम होता है? ड्राइवर है, उसके साथ सपोर्ट है, कम ही होता है। तो ये इसमें थोड़ा कमीशन नहीं मारते रहेंगे। कमीशन मतलब समझ रहा है ना, 800 रुपए का खाना खाए, लेकिन बिल बनाने के टाइम पे कितने का बनाएंगे, 1000 का बनेंगे। तो थोड़ा बहुत करते ही है। आपको क्या लग रहा है, कंपनी को नहीं पता होगा? ये जो कंपनी है जब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रही है, उसको ये पता होगा क्या? मैं वही बात बता रहा हूँ, माँ को पता होता है बेटा कितना पानी है, ये तो एम्प्लॉयज है ना यार, वो कंपनी चला रहे, तो डम्प है, इसलिए तो ड्राइवर है। उतने इंटेलिजेंट नहीं तो खुद की कंपनी चलाते हैं ना ये लोग। दे आर नॉट MBA, दे आर नॉट IITians, दे आर ड्राइवर। मतलब फंडामेंटली दे आर इंटेलेक्चुअली लिटिल वीक, एकेडमिकली वीक। तो अगर ऐसा बंदा टैक्स की प्लानिंग कर सकता, मतलब पैसे के अगर जुगाड़ कर सकता है, ढूंढ सकता है, तो आपको नहीं लग रहा है एम्प्लॉयर को पता होगा ये चीज? और आपको क्या लग रहा है, अगर एम्प्लॉयर को पता है, एम्प्लॉय कर रहा है, इनकम टैक्स को नहीं पता होगा कि ये लोग ये करते हैं? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो इतने सालों से एग्जिस्टेंस में, 1962 से एग्जिस्टेंस में है, उनको तो पता ही होगा। तो इन्होंने एकदम सिंपल सा लॉ बनाया, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जब तुम ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हो, उसका 70% अलाउंस ही एग्जम्प्ट होगा। बताओ 30% टैक्सेबल कर रहे हो, उसका रीजन क्या है? क्या है 30%? उनका जो एक कट बोल सकते हैं ना, एक उतना कमाते रहेंगे वो 30%, तो गवर्नमेंट 70% ही एग्जाम करता है। करने के लिए पूरा एग्जाम करना चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं एग्जाम करता, कितना करता है? ये मैंने लॉजिक आपको बता दिया। इसका कोई लॉजिक है कि नहीं मुझे सच में नहीं पता, वो आपको उनको पूछना पड़ेगा जिन्होंने लॉ बनाया था, तुमको याद होने के लिए मैं पढ़ा रहा है ऐसा। तो डोंट टेक एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू की, जो भी मैं बता रहा हूँ सच हो। मैं कुछ भी बताएगा तुमको उससे क्या ले, तुमको याद हो रहा है ना कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलाउंस कितना एग्जाम है, 70% एग्जाम है। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए अगर 1000 दिया तो कितना एग्जाम?
ऑर्गेनाइजेशन ने उस महीने में 1000 रुपया दिया तो कितना एग्जाम 7। अरे परसेंटेज मैंने भी लिखी है रे हरामखोर लोगों, मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ। हाँ 7 अप्लाई करो ना, 1000 रुपये के ऊपर 70% अप्लाई करोगे तो कितना एग्जाम, तो कितना टैक्सेबल 300 टैक्सेबल, ठीक है ना। 5000 अगर मिला तो कितना एग्जाम 3500 एग्जाम, तो टैक्सेबल कितना 1000। 10,000 मिला तो 7000 एग्जाम और 3000 टैक्सेबल, और अगर 20,000 मिला तो 20,000 मिला तो 20,000 मिला तो 70% ऑफ अलाउंस ऑफ मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर मंथ विच एवर इज लोअर, ये लॉ है। तो 20,000 मिला तो 14,000 एग्जाम नहीं 10,000 एग्जाम, क्योंकि 10,000 का अपर लिमिट है उसमें, समझ रहा आपको। तो 70% और 10,000 विच एवर इज लोअर पर मंथ, ऐसे ये कंप्यूट होगा। अमाउंट ज़्यादा क्यों है, बाकी लोगों को 100 रुपया 200 रुपया, इसको 10,000 क्यों। अरे बताए ना खर्चे बहुत होते हैं ना हाईवे पे, 100 रुपये देंगे दो के एग्जामिशन भेजोगे क्या, हाँ 100 रुपये एग्जाम जाओ मुंबई जाकर। अबे चाय बीड़ी फूकेगा 100 रुपया खत्म हो जाएगा उसका, क्लियर है, पक्का याद रखोगे इतना। इसके बाद और इसमें एक लिस्ट है, उसको हम बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। क्या बोलते हैं हम लोग, आपको पता है जैसे जैसे आप हिमालय वगैरह सिक्किम वगैरह जाओगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कम होते जाता है, सांसें फूलती, वहां पे लोग सांसें ऐसी लेते हैं, हमारे जैसे लोग ऐसी सांसें लेनी पड़ती है वहां पे, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही लेते हैं वहां पे लोग, अपने लोग लेते हैं। हाँ एक बार शायद वहां पे रहने का आदत होने के बाद शायद नॉर्मल लेते लेंगे, लेकिन तकलीफ होती है कि नहीं। हाई एल्टीट्यूड में 15-15 दिन में आया जाता है, तुम लोग बहुत अच्छे से खत्म हो जाओगे, तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। और पेपर इन्वेंट इसलिए हुआ था, समझ रहे हैं क्या, कि आप पानी से धो नहीं सकते वहां पे, तो हाई एल्टीट्यूड में रहना इतना आसान नहीं होता। तो आप हाई एल्टीट्यूड में रहते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको एडिशनल पैसे देता है, वो एडिशनल पैसे एग्जेम्प्ट होते हैं, और वो डिपेंड है कि आप कितने एल्टीट्यूड पे हो। तो हम याद नहीं रखेंगे, मैंने बता दिया आपको, याद नहीं रखेंगे। फिर एक मॉडिफाइड एरिया और हाईली मॉडिफाइड एरिया करके होता है, मतलब गोलियां चल रही है अभी वहां पे, बॉर्डर एरिया है, गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को लोग, और तुम वहां पे लैपटॉप लेके ITR भर रहे हो, अब देख रहे हो ऊपर से बॉम्ब गया, ये तो नया है। ऐसे एरिया में तुम जॉब कर रहे हो, तुमको एडिशनल अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ मिलना चाहिए। तो उसको क्या रखने का, टैक्सेबल बोलो, सालो एक बॉम्ब तुम्हारे ऊपर भी डालता हूँ, एग्जाम रखना पड़ेगा ना। ये यूजुअली किसको मिलता रहेगा, मिलिट्री आर्मी पर्सनल को मिलता होगा, कि भैया आप अभी लड़ने जा रहे हो, छाती पे आपकी गोली लगेगी शायद, तो आपको हम अलाउंस देंगे एक, हाँ इसलिए आप आर्मी की जब रिटर्न भरते हो तो आप इसमें से कोई डाल सकते हो एग्जामिशन में, तो इसलिए उनको रिस्क कम होती है। क्या दू समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। तो ये वो अलाउंसेस है जिसमें जादू पॉसिबल है, लेकिन ये कौन सी रिजीम, ओल्ड रिजीम भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस किधर गए, मैं आपको खाली बताऊंगा, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने अभी ये सब पढ़ा है। ये दिख रहा है आपको, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हिली एरियाज, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। 800 भी है, 300 भी है, 7,000 पर मंथ भी है। साइट ये पता है, सियाचिन सबसे डिफिकल्ट, सियाचिन तो सुना होगा, सियाचिन में हमारे एनिमीज हमारे ऊपर अटैक करके हमारे सोल्जर नहीं मर रहे बेचारे, वो शहीद हो रहे ठंडी की वजह से। मतलब सियाचिन में जाएंगे तो रिटर्न आने के चांसेस नहीं है, कम है, ठीक है ना। सियाचिन टॉप पे, सियाचिन में भी है वो होंगे ना बेस पॉइंट, ऐसा मिड एरिया, जो टॉप एरिया है जहाँ पे सच में लाइफ एंड डेथ का फाइट एवरी डे है, वहाँ पे 7,000 पर मंथ उनको एग्जामिशन मिलता है। जम्मू कश्मीर तो आपको, वो सियाचिन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के एरिया में है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर ऐसे भी आपको पता है, या तो बर्फ गिरेगी या तो बॉम्ब गिरेगा, ठीक है, हम दोनों भी हो सकता है, ऑल ऑफ वक्त पे हो सकता है।
फिर बॉर्डर एरिया रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्टी है, डिस्टर्ब एरिया रहेगा तो अलग अलग एग्जाम्पशन उन्होंने दिए 1300, 1100, 1050, 750, 300, 200 डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डिस्टर्ब है, पत्थर फेंके जा रहे कि बॉम्ब फेंके जा रहे। पत्थर फेंकते होंगे तो 200 रुपया एक, अरे मतलब समझ रहे हैं ना, कितना डिस्टर्ब है उसके ऊपर डिपेंड है आगे। तो वो याद नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो बहुत ही कंडीशनल है। वो आर्मी वाले वैसा नोटिफिकेशन निकालेंगे कि इस एरिया में इतना एग्जाम, ठीक है, हमें काम का नहीं। ये वाला मैंने आपको बता दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल एरिया अलाउंस, एजेंसी एरिया। समझ रहा है क्या? ये कितना बताया था मैंने आपको, 200 पर मंथ बताया था। Allowances granted to an employee working in any transport system to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running such transport from one place to another, provided that employee is not in receipt of daily allowance। उसको डेली अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, तो खर्चा उसको खाने पीने का, रहने का, साबुन का खर्चा दिया जा रहा है। कितना मैंने बोला आपको अभी, ये 70% ऑफ अलाउंस, बट मैक्सिमम अप टू 10,000 पर मंथ। विचएवर मैक्सिमम बोला तो दोनों में क्या लगेगा, विचएवर इज लोअर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैंने कितना बोला, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन ना, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2। समझ रहे आपको, 2। पॉपुलेशन बढ़ गया है देश में, 2 होने चाहिए, 2। कुछ लोगों को बताओ, सुनो, आपके अंदर अगर कोई शक्ति है तो उसको यूज करना जरूरी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बिजनेस कम्युनिटी से हो, आप 5 बच्चे पाल सकते हो, लेकिन सच में पैदा करना जरूरी। और 4 तक तो मैं एडजस्ट कर भी लेता मुझे पहले 4 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वां का अभी तक मेरे को हिसाब मिल नहीं रहा। तो any allowances granted to an employee to meet hostel expenditure of his child। तो हॉस्टल अलाउंस कितना बताया था मैंने आपको, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर ये कुछ है कॉम्पेंसेटरी फील्ड एरिया, मतलब अगेन वो बॉर्ड डिस्टर्बेंस चालू है, वॉर वगैरह चालू है, वैसा वो जाने दो। ये मॉडिफाइड एरिया है, वो ये 2 जाने दो। मॉडिफाइड एरिया याद रख सकते तो रख भी लो, एक ही नंबर है। मॉडिफाइड एरिया में 1000 है, कॉम्पेंसेटरी में 2600 है, लेकिन उतना काम का नहीं है जितना मैंने बताया, वो याद रखो आप लोग। अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड मतलब किधर, हाँ, अननेचुरल क्लाइमेट, अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में काम करते तो उनके लिए कितना, 800 पर। हम ये बोल रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपको 800 रुपीज दे, आर वी सजेस्टिंग दिस? आपका एम्प्लॉयर शायद आपको 25,000 दे रहा है अंडरग्राउंड काम करने का, अलग से 25,000 रुपया पर मंथ दे रहा है शायद। हम एग्जाम्शन कितना देंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्शन कितना मिलेगा। आपके बच्चे का शायद आपको आपका एम्प्लॉयर 15,000 हर महीने का दे रहा है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है और एम्प्लॉयर भी चाहता है कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए। एग्जाम्शन 100 रुपए का, ठीक है। फिर यह हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है कि 9,000 फीट से 15,000 फीट में 1060 है, और 15,000 फीट के ऊपर जाएगा तो 1,600, ठीक है। ये सब काम का नहीं। आइलैंड वगैरह पे जाओगे, अंडमान निकोबार पे जाओगे, पहले 10 दिन बहुत मजा आएगा, उसके बाद बोर हो जाओगे, तो इन्होंने बोला हम आपको अलाउंस देंगे, टेंशन मत लो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमने सारे याद रखे हैं क्या? नहीं, मैंने जितने लिखे हैं यहाँ पे अपने बोर्ड पे उतने ही आपको याद रखने, ठीक है ना। मैंने देखो यहाँ पे समरी में बना के रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, H2O, O2H 3,200। और ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है बता सकते हो, रीड कर सकते हो। ये क्या है, SC क्या है, हैंडी क्या है, D क्या है, डम, ये D क्या है, और ये क्या है, ब्लाइंड, ठीक है ना। ये इन्हीं लोगों के लिए अलाउड है, नॉर्मल लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, तो चलो आगे। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉई, ठीक है ना, 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लो, ठीक है। ये सारे जो है
ये अलाउंसेस लिमिट तक एग्जम्प्ट है। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट मतलब बच्चे सच में स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो इररिलेवेंट है। ये हमने बोला कि ये 70% इसको एग्जम्पशन मिलेगा, सच में इसने 70% खर्चा किया है कि नहीं किया है, वो इररिलेवेंट है। समझ में आ रहा है? इतना मिलेगा ही मिलेगा, ये नंबर फिक्स है। ओके, चलो आगे। एक अलाउंस यहाँ पे बीच में चला गया, डियरनेस अलाउंस। आपको मैंने बताया था डियरनेस अलाउंस मतलब क्या होता है, इट इज गिवन टू कॉम्पेंसेट व्हाट, इन्फ्लेशन, महंगाई भत्ता, महंगाई के अगेंस्ट दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलता हूँ। डियरनेस अलाउंस दो टाइप के होते हैं। एक डियरनेस अलाउंस वो होता है जब आपको अपॉइंट किया जाता है तभी बताया जाता है कि आपको डियरनेस मिलेगा। मतलब जब जॉब आपको आज जॉब दिया जा रहा है, आपको बता रहे 40,000 की सैलरी देंगे, 10,000 का डीए देंगे, अभी बताया जा रहा है और अग्रीमेंट में लिखा हुआ भी है, तो इट इज एज गुड एज सैलरी। और इनकम टैक्स को भी पता है, पीएफ डिपार्टमेंट को भी पता है, तुम साला सैलरी ही दे रहे हो, वो मतलब वो डीए तो आपने नाम दिया आप लोगों ने, है तो पगार ही हो। तो पीएफ वालों ने बोल दिया कि सुनो 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 सुनो, बेसिक सैलरी में डीए कंसिडर होगा। बेसिक सैलरी में क्या ऐड कर देंगे हम, डीए कंसिडर होगा। मतलब डीए को हम अलग से अलाउंस नहीं मान, मतलब डीए को क्या मान लेंगे हम, सैलरी मान लेंगे, क्योंकि सैलरी के टाइम पे आपने उसको बोला है। इसको बोला जाता है डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अग्रीमेंट में लिख के दिया, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसका कोई कंटिजेंसी नहीं है, नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा जैसे पगार मिलता है वैसे ही ये मिलेगा। इसको ही नाम बोला जाता है डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, क्योंकि ये सैलरी जैसा ही है, इनफैक्ट ये सैलरी ही है। तो जब रिटायरमेंट बेनिफिट आपके कंप्लीट होंगे, पीएफ कंप्लीट होगा, तो इसको एज अ पार्ट ऑफ सैलरी माना जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको हम शॉर्टकट में डीएटी बोलेंगे, डीए इन टर्म्स। बार बार इतना नहीं बोल सकता ना, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, पागल नहीं हो जाऊंगा तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि डीएटी है कि डीएएनटी है। तो डीएटी मतलब डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, डीए इन टर्म्स, ठीक है ना? सर ये टैक्सेबल होता है क्या? सैलरी टैक्सेबल होती है क्या? डीए भी क्या होगा, ये टैक्सेबल ही है। समझ में आ रहा है? तो चिल्ला चिल्ला क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसिडर करना है करके। कभी कभी डीए अचानक से देते, पेट्रोल का प्राइस अचानक से 100 रुपए का 140 हो गया, जब तक फिर से वो 100 रुपए का नहीं आता तब तक 3 महीने 6 महीने आपको अचानक से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सडन मार्केट में इन्फ्लेशन आया, ये प्री डिसाइडेड नहीं था, उसको बोला जाता है एनी अदर डीए, मतलब जो एज पर टर्म्स नहीं है। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं डीए नॉट एज पर टर्म्स, और उसको शॉर्टकट में डीए एनटी भी बोल सकता हूँ, डीए नॉट इन टर्म्स। वो वाला डीए है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट करने के टाइम पे आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि ये सबको एक तो मिलता नहीं, इसका कोई कमिटमेंट नहीं, देना है कि नहीं देना एम्प्लॉयर की डिसीजन होती है। तो ये वाला जो डीए होता है वो डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब पीएफ कंप्लीट करने के टाइम पे ये वाला डीए आप कंसिडर नहीं करोगे। सर ये टैक्सेबल होता है क्या? अरे भैया कौन सा भी डीए रहने दो, मिला ना, आप खुश हो कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, आप खुश हो, तो डीए इन टर्म्स भी टैक्सेबल, डीए नॉट इन टर्म्स भी टैक्सेबल। तो डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्यों डिवाइड कर रहा हूं? रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट करने के टाइम पे कंसीडर करूं या ना करूं, उसी के लिए डिवाइड किया जा रहा है। बाकी टैक्सेबल तो पूरा डीए है। ओके, यहां तक क्लियर है? टैक्सेबल अलाउंस में पक्का? आगे चलूं? याद रहेंगे ना एग्जाम्पशन वाले? मर नहीं रहे हो ना? पढ़ाओ ना आगे का? आप बोलोगे मर रहे हो तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा आपको लगता है क्या? मैंने कौन सा डिपार्टमेंट बोला था? नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट ये सब जादू करता है? एचआर डिपार्टमेंट, उसको हम बोलेंगे क्यूट एचआर। हाँ, पहले क्यूट लिखना था। क्यूट का स्पेलिंग क्या होता है? CUT, इसको ही तो क्यूट बोलते हैं ना। ये लगा दूंगा तो क्यूटे हो जाता है, ये कट नहीं पढ़ना, इसको क्यूट ही पढ़ना है। अरे तुमको हाँ डीम टू बी क्यूट, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी सुनो ना। कौन सा डिपार्टमेंट? क्यूट, HRD, बरोबर है। ये 6 अलाउंस है जो टेक्निकली ऑफिशियल नेचर में होते हैं। कौन से नेचर में होते हैं? ऑफिशियल नेचर में होते हैं, और वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ऑफिशियल नेचर में होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। कहाँ तक एग्जेम्प्ट होते हैं? जहां तक आप उनको क्या करते हो,
स्पेंड करते हो, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। सागर साहब जादू का एरिया है, ठीक है ना। पहला अलाउंस पता आपको कौन सा है? कन्वेंस अलाउंस। यू गेस करो। यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। टी ट्रैवल अलाउंस, ये आउट स्टेशन वाला था, ठीक है ना। इसको डेली अलाउंस भी आप बोल सकते हो, नीचे आऊंगा। एच फॉर हेल्पर अलाउंस, हेल्पर, ठीक है ना। हेल्पर को ही हम अच्छी भाषा में असिस्टेंट बोलते हैं ना। आर्टिकल असिस्टेंट, आपको हेल्पर दे दिया, ठीक है ना। आप बड़े मैनेजर हो, आपका काम हैंडल करने के लिए कंपनी ने बोला है कि एम्प्लॉय रख लो ना अपने पास। कंपनी के रोल पे नहीं है वो, आपने रखा। क्यों? आपको क्या करना है? उसे हेल्प लेना है, और उसकी सैलरी 12,000 है, कंपनी आपको 15,000 दे रही है, आप उसमें भी कमीशन मार रहे हो। तो आपको कंपनी 15,000 दे रही है, आप 12,000 उसको दे रहे हो, तो आपका हक में कितना टैक्सेबल? 3,000। यूनिफॉर्म बनाने के लिए कंपनी ने आपको 10,000 दिए, आप 8,000 का कपड़ा बना के ला रहे हो, तो कितना टैक्सेबल? 2,000 टैक्सेबल। जितना बचाओगे उतना टैक्सेबल। आपको कंपनी ने 10,000 दिया, आप रेमंड का शर्ट चला के आए 15,000 में, आप कितना टैक्सेबल? आपको कंपनी ने 10,000 दिया, 15,000 खर्चा करा, टैक्सेबल कुछ नहीं ना। नेगेटिव 5,000 बोल सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता। ओके, चलो आगे। आर वाला जो अलाउंस होता है वो पीएचडी वगैरह करते, पता कि स्कूल के टीचर वगैरह रहते हैं, कॉलेज के टीचर होते हैं, दे डू द रिसर्च। रिसर्च मतलब समझ रहे हो ना, रिसर्च मतलब वो साइंटिफिक, खाली जो साइंटिस्ट लोग करते हैं वो वाला रिसर्च नहीं। यू कैन डू रिसर्च इन अकाउंट्स ऑल्सो, यू कैन बी अ पीएचडी होल्डर इन अकाउंट्स, यू कैन बी पीएचडी होल्डर इन इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, यू कैन चूज योर एरिया एंड डू द पीएचडी इन दैट। तो रिसर्च करने के टाइम पे खर्चा होता होगा कि ना। इसको एकेडमिक भी बोला जाता है, एकेडमिक अलाउंस भी बोला जाता है, दो अलग अलग नेम। सीए मॉडल इसको रिसर्च बोलता है, सीएमए मॉडल एकेडमिक बोलता है वही चीज। आप रिसर्च कर रहे हो यार, पीएचडी कर रहे हो, ठीक है। और डी स्टैंड्स फॉर डेली अलाउंस। डेली अलाउंस यूजुअली कब मिलता है? डेली अलाउंस को लैटिन में पर डीएम भी बोलते हैं, पर डीएम, पर डायम, मुझे नहीं पता भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है, पर डायम भी बोलते हैं। मुझे आपको कुछ नहीं बताना था, एक पूरे डिपार्टमेंट का मैंने स्टोरी बताया आपको कि एचआर डिपार्टमेंट क्यूट होता है और क्यूट डिपार्टमेंट से ये चीजें आती है। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? 6 अलाउंस याद रखोगे, CUT HRD, CUT HRD, C stands for conveyance, U stands for uniform, ठीक है ना। QUT, T for travel, travel लोकल का क्या स्टेशन था? हाउस स्टेशन था, ठीक है ना। नेक्स्ट H, A stands for helper or assistant, then R for research or academic, ठीक है ना, and D for daily और per diem, लैटिन फ्रेज में पर डे पर टाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। इनका स्पेशलिटी क्या है? इनका स्पेशलिटी क्या है? क्या है इसका स्पेशलिटी? इसके ऊपर कोई मॉनेटरी लिमिट है क्या? नहीं। तो आपको अगर एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं, जो 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 बताओ, चोरी बताओ, एक चोरी बताओ, आपको एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं और वो अलाउंस करके लेने हैं और बाद में उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरना है, तो एक तो ये वाले लोग हैं ना। और बाद में क्या लाके दोगे? कंपनी को क्या चाहिए? सच में खर्चा किया कि नहीं किया? तो कंपनी को क्या लाके देना है? रिसिप्ट लाके देनी है, बिल लाके देने। वो बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, जादू आता है ना तुम लोगों को। हाँ बस समझ गए तुम लोग। हाँ, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो। ये सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है साहब, सागर साहब, आईटीआर भरने के टाइम पे सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? सेक्शन 14, सेक्शन 10 क्लॉथ 14 सब क्लॉथ 1, ठीक है ना। और ये ऊपर जो गया ना, ये सब बच्चे वाले, वो 10 14 2 था, ठीक है ना। 10 14 2, 10 14 1। अच्छा, इन दोनों में आप देखोगे तो ये थोड़े ऑफिशियल नेचर के नहीं लग रहे क्या? ये वाले देखो, ऊपर वाले देखो ना, सारे पर्सनल लग रहे थे मेनली, चिल्ड्रन का, हॉस्टल का ना, थोड़े पर्सनल टाइप के हैं। और ये देखो ना, कन्वेंस ऑफिस में गाड़ी लेकर आते हैं, यूनिफॉर्म ऑफिस का, ट्रैवल टूर जो कहा जाता है वो ऑफिस का ही होता है, ठीक है ना। हेल्पर भी ऑफिशियल काम में आप यूज करते हो। रिसर्च मतलब वो पीएचडी करते हो, वो भी कॉलेज का ही फायदा होता है। ये डेली है, पर डे अलाउंस, ये क्लियर है? इजी है, बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस तो बहुत ही आसान है, याद भी नहीं रखते हैं आपको और एग्जाम में आते भी, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक तो यूएनओ करके कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पता आपको? वो लोग इंडिया में काम करते हैं। यूएनओ का अलग से एक एक्ट है,
उनको इनकम टैक्स एक्ट लगता ही नहीं, उनका एक अलग से एक्ट है यूनाइटेड नेशंस के एम्प्लॉइज का, वो इंडिया में ही काम कर रहे हैं। उस एक्ट में लिखा है कि इनकी इंडिया में सैलरी, अलाउंस, प्रोक्यूज जो भी मिलता है वो एग्जम्प्ट है। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है, इसके एक्ट में लिखा है, उनका एक अलग से एक्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उस एक्ट में लिखा है। तो हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं क्या? नहीं, तो हमने एग्जम्पशन दे दिया। आपको यूपीएससी पता है आपको क्या होता है? यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं? ये कमिश्नर वगैरह, फॉरेन एम्बेसडर्स को हायर ये लोग करते हैं, तो इनकी एग्जाम होती है, आपने देखा होगा, एस्पिरेंट मूवी वगैरह देखा होगा, लोग पागल हो जाते हैं आपको ये बनने के लिए। हाँ, तो यूपीएससी बड़ी चीज है। तो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उन्होंने बोला कि हमें जो अलाउंसेस मिलेंगे एग्जाम तो गवर्नमेंट ने दे दी हमको एग्जाम्पशन, क्योंकि वो जो कमेटी मेंबर होते हैं उनकी है। यूपीएससी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो कमेटी मेंबर होते हैं ना, जो फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये इंडिया के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे आपको? तो उनको एक एग्जाम्पशन दिया गया, कोई टेंशन नहीं। थर्ड वाला आपने पहले ही पढ़ा है, मुझे बहुत टाइम लगता नहीं तो ये पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पहले ही पढ़ा है। फॉरेन अलाउंसेस गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ये 10(7) में आपको याद आ रहा है? हाँ हाँ, एम्बेसडर्स के या उनमें होते हैं, ये सारे आराम से पढ़ा सकता था। ये लास्ट के दो मुझे आपको बताने हैं बस, ये लास्ट के दो क्या है, लास्ट का क्या है? सैंक्चुअरी नाम से पता चल रहा है क्या क्या है? सैंक्चुअरी अलाउंस मतलब क्या है? नहीं समझता, ठीक है ना? तो सुन, पर्सनल लाइफ एडवाइस वैसे तो देने का मुझे हक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एज ए टीचर यहाँ पे खड़ा हूँ तो आई कैन से एनीथिंग आई वांट टू से। आप क्या ही उखाड़ लोगे? एंड थोड़ी बहुत लाइफ की बातें भी हम सीखते ही है, हमेशा करते हैं। तो हम सब में एक नेगेटिव क्वालिटी है, हम सब में, जब हम सब की बात कर रहा हूँ तो इंक्लूडिंग मी, हम सब में एक नेगेटिव क्वालिटी है। आप कितना भी डिनाई करो है, और वो क्वालिटी है क्वालिटी ऑफ जजमेंट और एटीट्यूड टू जज। हम लोगों को क्या करते हैं? जज करते हैं। जज करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप जज कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। और जज भी कैसे? विथ नॉट फैक्चुअल डेटा, यू आर नॉट इवैल्यूएटिंग एंड जजिंग, यू जस्ट जज। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सास है ये ऐसी ही रहेगी, ये बच्चा है ये ऐसे ही रहेगा, ये टीचर है ये ऐसे ही रहते हैं, या आरटीओ ऑफिसर है ये ऐसे ही रहते हैं। ये मतलब हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गाली, दो अलग अलग चीजें देने की जरूरत नहीं ना। किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल दो, अपने आप में क्या है? गाली है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस वैसे हैं। कल भी मयूर को सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, हम 10-15 दिन हो गए, हम एमएससीबी के पास मांग रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, और हम पैसे भी देने के लिए रेडी है, वो बस हम नचाए जा रहे हैं, ठीक है ना? ये प्राइवेट सेक्टर होता तो एक कॉल, एक ईमेल एंड गेम ओवर हो सकता था बहुत आसानी से। गवर्नमेंट है तो उनके पास पावर है, और पावर को क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं। तो हम उनको जज करते हैं कि नहीं? उनको देखते ही हम सोचते हैं अरे अभी ये खाएगा, हाँ ये चोर इंसान है, पहले ही जज कर लेते हैं, उसने मांगी भी नहीं। हर बंदा चोर नहीं ना, हर आरटीओ ने, मैंने ऐसे भी आरटीओ देखे हैं जो आपको रोकते हैं और बोलते हैं बेटा प्लीज हेलमेट पहन के गाड़ी चला जाओ, ऐसे भी देखे। दे डोंट टेक एनी अंडर कमीशन। मैंने ऐसे भी इनकम टैक्स ऑफिसर देखे जिन्होंने कभी निगोशिएट नहीं किया। दिस इज नॉट निगोशिएट, आपको टैक्स भरना है तो भरना। मैंने बोला भी एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बोला सर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। आराम से एडजस्टमेंट नहीं करने की क्या ही जरूरत है, ऑर्डर मैंने पास कर दिए, आप टैक्स भर दो। हर इनकम टैक्स ऑफिसर चोर नहीं है। तो अच्छे बुरे लोगों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम जज कैसे करते हैं? ऑफिसर है तो बुरा ही रहेगा। गडिंग्लज में इतना नहीं, मुंबई में आपने देखा होगा एक शरीर बेचने का बिजनेस चलता है जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोला जाता है। विल यू टॉक टू दोज पीपल?
जाके उनसे बात करोगे क्या? क्या वो अगर आपके पास मदद मांगने आए तो आप उनको मदद करोगे क्या? बोलो, यू विल नॉट डू दैट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी जज देम। मैंने क्या ही बोल दिया? प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, आपने जज कर दिया। ये गलती इंसान। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपके साथ बात करने आएगा तो बात करोगे क्या? करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर है, पहचान बना के रखेंगे, क्या पता कब आए काम आएगा। मुझे ये नहीं समझता शरीर बेचने वाले नीचे होते हैं कि आत्मा बेचने वाले नीचे होते हैं। हायरार्की में, ह्यूमन हायरार्की में अगर हम बात करेंगे तो नीचे के लेवल पे कौन होता है? गिरा हुआ इंसान किसको बोलना चाहिए? जो शरीर बेचता है और मेहनत करके पैसा कमाता है वो? ये जो आत्मा और देश बेचता है वो आप डिसाइड, आप जज करो ना। आपने कर लिया ना जज, यही नहीं कर, यही मुझे आपको सिखाना है कि यही नहीं कर। कोई भिखारी है तो वो भिखारी है, तो क्यों जज कर रहा है? कोई गरीब है तो गरीब है, कोई प्रोस्टिट्यूट है तो प्रोस्टिट्यूट है, कोई फार्मर है तो फार्मर है, कोई आरटीओ में काम करता है तो कर रहा है, कोई रास्ते पे गाड़ा चला रहा है तो चला रहा है। आपको किसने पावर दी जज करने की? द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया इज, वो सदगुरु ने भी बोला है शायद, मैक्सिमम इंडियन को पता है कि मोदी को क्या करना चाहिए, व्हाट मोदी शुड डू। मैक्सिमम इंडियन को पता है कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है कि विराट कोहली को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या। मैक्सिमम इंडियन को यह पता है, मैक्सिमम इंडियन को यह पता है कि अदानी अंबानी को बिजनेस कैसे करना चाहिए, देश में टैक्स कैसा देना चाहिए। उनको अदानी ने टैक्स देना चाहिए, अदानी चोरी नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है पुलिस डिपार्टमेंट ने कैसे काम करना चाहिए, आरटीओ ने कैसे काम करना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है कि एक रोड कॉन्ट्रैक्टर रोड कैसे बनाना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन को सब पता है कि यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों को यह भी पता है कि मैक्सिमम इंडियन को रशिया में क्या होना है वो भी पता है। मैक्सिमम इंडियन को यूएसए में क्या चालू है वो भी पता है, हाँ उधर क्या होना है वो भी पता है। मैक्सिमम इंडियन को यह भी पता है कि भगवान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम इंडियन का प्रॉब्लम खाली यही है कि उनको ये नहीं पता उनको क्या करना है। उनका छोड़ के उनको सबका पता है। सैड रियलिटी। तो ट्राई, आई कैन ओनली से ट्राई नॉट टू जज अदर्स इफ यू हैव टू जज, क्योंकि जज करने का इंस्टिंक्ट ऐसा अंदर रहता ही है कि मुझे जज करना है किसको। तो आज मैंने सुबह से लेकर रात तक किसी को जज नहीं किया, आज मुझे नींद कैसे आएगी, डाइजेस्ट कैसे होगा, कल टट्टी कैसे आएगी मुझे। तो अगर ऐसा बहुत ऐसा करेगा अंदर कि जज करना है किसी को, गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन जज व्हाटएवर यू वांट टू जज। ये बॉडी है तेरा, ये शरीर है तेरा, ये आत्मा है तेरी, ये विचार है तेरे, थू तेरे बुद्धि पे। अगर किसी को जज करना ही है तो खुद को करो, देखो जमता है नहीं सर, खुद को कौन जज करेगा। ये देखिए, यू वांटेड टू जज अदर्स तो जज बन जा। अगर दूसरों को जज करना है तो कौन सा जॉब करो फिर? इफ यू नो यू आर बेस्ट इन जजिंग देन व्हाट शुड यू डू? जुडिशरी के एग्जाम दो और क्या बन जाओ, जज बन जाओ। रोज सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करने मिलेगा? जजमेंट पास करने का मौका मिलेगा। अब जज बन के देखो 2 मिनट, कितना मजा आता है। आपके सामने कसाब है, या मिस्टर कसाब जैसी एक पर्सनालिटी है। कसाब कौन है पता है? धन्य कसाब कौन है? कसाब वॉज वेरी गुड क्रिकेट। अभी मैं कैसा एग्जांपल देगा। मुंबई पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ ताज होटल पे, उसमें जो लाइव हैंडेड मिला है, जो गन मतलब उसको जिस पुलिस वाले ने पकड़ा उसको भी उसने गोली मारी, ठीक है ना।
नहीं गूगल पे नहीं दिखाना है। तो उस अटैक का जो लाइव क्रिमिनल है, बाकी लोगों को तो मारा गया था, लेकिन जो जिंदा था उसको कसाब बोलते थे। तो कसाब आपके सामने खड़ा है, आप जज हो। इस साइड पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा है, एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, उन्होंने बहुत सारे, आप जज हो, आप सबूत और गवाह, आपका आंखें बंद है, आपको दिख रहा है कि हराम को एक बंदूक होती तो तुम गोली मार देते, लेकिन तुम जज हो ना, तुमको खाली जजमेंट देनी है, बाकी का गवर्नमेंट कर लेता। लेकिन आपके सामने सबूत आ रहे, एविडेंस आते हैं कि ये सच में टेररिस्ट है या नहीं है। तो आई विटनेस ने बोला सर हमने देखा इनको, जो गलती उसके ऊपर इनके फिंगरप्रिंट मिले, सब कुछ हो गया, सारे एविडेंस है कि यही टेररिस्ट है। और ये केस चला है 2 साल 3 साल चला है, ठीक है ना, मतलब चला है बहुत साल चल रही है। आप जज हो, खाली बयान इमेजिनरी सिचुएशन में ला रहा हूं, आप जज साहब हो, आज आपको जजमेंट देनी है। क्या जजमेंट दोगे कसाब को? बहुत सारे लोगों को मारा है, पुलिस वालों को मारा है, फॉरेन कंट्री से, एनिमी नेशन से आके यहाँ पे उसने ये सब किया है। क्या जजमेंट दोगे? जज करो ना, फांसी दोगे? मन में आता है ना आपके क्या देना चाहिए, और भी खराब आ सकता था, लेकिन फांसी फांसी आ रहा है। कसाब उस दिन आपकी तरफ देख के हंस के बोलता है, हा 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 जज साहब दो मुझे फांसी, खाली आप फांसी देके दिखाओ, तो डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, देखते हैं आपके खानदान में कौन कौन है, यहां मैं लटकूंगा वहां पे आपका खानदान खत्म होगा, खानदान ना पूरी जनरेशन खत्म कर दूंगा, लास्ट पर्सन इन योर फैमिली। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अरे जैसा टेंशन मत लीजिए, हमें है ना बचा लेंगे। अब ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? अब दो जजमेंट, किसी को फांसी पे लटकाना, आपकी एक साइन से वो फांसी पे लटकने वाला है, कितना आसान जजमेंट होता है, एक साइन बस। इनको माई लॉर्ड उसी की वजह से बोला जाता है, लॉर्ड मतलब जिसके पास 2 बटन है, लाइफ डेथ। माई लॉर्ड इसलिए क्योंकि इनके पास लाइफ का तो पता नहीं मुझे, डेथ का तो पक्का है। एक साइन, इवन इफ इट इज अ रॉन्ग जजमेंट, बाय बाय। करो जज, बनो जज, अगर जज ही करना चाहते हो तो नहीं, इतना नहीं करते, इतना जज नहीं करना। ऐसे रास्ते पे खड़े रहे कि कुत्ते को तो जज कर ही सकते, कुत्ता है, हाँ तो है, इसलिए कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है, आपको पत्थर लेके मारने की क्या जरूरत? तो देख लो, थोड़ा आपके अंदर थोड़ा चेंज आए करके मैं सैलरी भी पढ़ाता हूँ, ये सब टॉपिक भी पढ़ाता हूँ। तो जज साहब के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, जज साहब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से जाते हैं। क्या क्या सुनते रहेंगे जज साहब, कितने शराब देते रहेंगे ना जज साहब को भी लोग। उनकी कोई भी जजमेंट आए, किसके भी फेवर में आए, अपोजिट पार्टी शराब देनी ही है। क्या लेवल का प्रेशर आता होगा उनको, सोचो, किसके किसके फोन आते रहेंगे, किसके किसके मैसेजेस आते रहेंगे, क्या क्या ऑफर होता रहेगा। जज है यार वो, उसके हाथ में बहुत पावर है, और इस सब में से उसको अपनी इंटीग्रिटी बचा के जुडिशियरी को जिंदा रखना है। तो गवर्नमेंट उनको एक अलाउंस देता है, सैंक्चुअरी अलाउंस। इतना सब बोलने के बाद मैं आपको खाली यही पूछना चाहता हूँ, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? डूइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोर्ट भी याद रखो, ये खाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के जजेस को इतना प्रेशर शायद नहीं होता इनकम टैक्स के एंगल से, जितना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को होता है, इसलिए उनको सैंक्चुअरी अलाउंस दिया जाता है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। अब आज जो मैंने आपको अलाउंसेस पढ़ाए वो कौन से थे? ओल्ड रिजिम के अलाउंसेस है। मैंने न्यू रिजिम का आपको अलाउंस पढ़ाया है क्या? नहीं।
मैं आपको ओल्ड रिजीम के अलाउंसेस में की 2-3 बातें मेरी बताने रह गई है। एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस और एक है हाउस रेंट अलाउंस। पहले वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिफॉल्ट रिजीम का अलाउंस पढ़ाऊंगा। आई गेस वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए बस हो गया, याद रखेंगे लेकिन प्लीज। ओके, थैंक यू।